Hello friends, today we are going to solve previous year paper of 2025 GATE. Okay, so let's start our video. So here is our first question. Okay, this one. अब देखिए इस क्वेश्चन में अगर हम देखें तो इस क्वेश्चन में तो ज़्यादा कुछ है नहीं है, इसका सिंपल सा क्वेश्चन था। ठीक है, ये क्वेश्चन तो आपने जनरल नॉलेज के बेसिस पे ही कर सकते हैं। ठीक है, तो इसको जो हमारे पहले वाले का आंसर है वो क्या है? रवि हैड ए यंगर ब्रदर हु टॉट एट ए यूनिवर्सिटी। ही वाज वाइडली रिगार्डेड एज एन ऑनरेबल मैन। ठीक है, अब हम चलते हैं अपने दूसरे क्वेश्चन पे। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन हमारा क्या है ये? The CEO's decision to downsize the workforce was considered myopic because it sacrificed long-term stability to accumulate short-term gains। ठीक है, वैसे देखिए यहाँ पे मायोपिक उसका मीनिंग ये है कि मायोपिक यहाँ पे जो वर्ड लिया गया उसका क्या मीनिंग है ना, विदाउट चेंजिंग द मीनिंग ऑफ द सेंटेंस। अब देखिए इस सेंटेंस को पढ़ने से ही पता चल रहा है कि मायोपिक का मीनिंग क्या होना चाहिए, यहाँ पे शॉर्ट साइटेड होना चाहिए ना। The CEO's decision to downsize the workforce was considered myopic because it sacrificed long-term stability to accumulate short-term gains। यानी कि इसने लॉन्ग टर्म की स्टेबिलिटी को क्या कर रहा है, सेक्रीफाइस कर रहा है एक्यूमुलेट टू शॉर्ट टर्म गेंस। यानी कि उसका जो विजन शॉर्ट साइटेड था, मतलब कि दूर तक नहीं देख सकता था, है ना, मतलब कि उसने दूर की नहीं सोची ये चीज़। ठीक, अब अगर हम तीसरा क्वेश्चन यहाँ से देखें देखो थर्ड क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, कह रहा है कि एन एवरेज मार्क्स and average marks obtained in the class in an examination were calculated as 30.8. However, while checking the marks entered, the teacher found that the marks of the one student were entered incorrectly as 24 instead of 42. After after correcting the marks, average becomes 31.4. How many students does the class have? ठीक है, तो हम मान लेते हैं कि लेट कि क्लास के अंदर हम पहले कुछ स्टूडेंट मान लें। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन को ऐसे ही किया जाता है। ठीक है, तो हम मान लेते हैं कि क्लास में एक्स स्टूडेंट है। ठीक है, लेट X students are there in the class। ठीक है, X student in class। एक सेकेंड। ठीक है, हमने मान लिया कि X स्टूडेंट क्लास में थे और कह रहा है कि उनका जो एवरेज मार्क्स है वो कितना कैलकुलेट किया जा रहा है, 30.8। यानी कि उनका जो टोटल मार्क्स हो जाएगा एक्स स्टूडेंट का कितना हो जाएगा, 30.8 इंटू एक्स। वाइल चेकिंग द मार्क्स एंटर्ड द टीचर फाउंड दैट द मार्क्स ऑफ द वन स्टूडेंट वर एंटर्ड इनकरेक्टली, है ना, एस 24 इंस्टेड ऑफ 42। यानी कि उसके जो मार्क्स रहे होंगे वो कितने थे, 42 थे। ठीक है, मार्क्स कितने थे, 42 थे, और उन्होंने क्या कर दिया था एंटर गलती से, 24, है ना। 24 मतलब इनके बीच का डिफरेंस कितना है, देखो यहाँ से अगर डिफरेंस कितना निकल के आ रहा है, 18 का, है ना, मतलब 18 का इनके पास जो है वो डिफरेंस निकल के आ रहा है। तो कह रहे कि आफ्टर करेक्टिंग द मार्क्स द एवरेज बिकम्स 31.4। यानी कि जो इतने ही स्टूडेंट था उनका एवरेज कितना बन जा रहा है, 31.4। और अगर 31.4 एवरेज बन जा रहा है तो एक्स स्टूडेंट का कितना होगा, ये एवरेज आ जाएगा। यानी कि अगर इनके बीच के गैप देखा जाए तो कितना गैप है, ये देखो 31.4 है ना। यानी कि अगर से इसको माइनस कर दें तो यहाँ आ जाएगा 6, और यहाँ कितना आएगा। ठीक है, ये सही है ना यहाँ से। ठीक है, तो अब हम क्या देखते हैं, इनके बीच के जो गैप है यहाँ से, ये इनके बीच का जो गैप है कितना है, 0.6x है। ठीक, यानी कि हमारे पास जो टोटल मार्क्स हैं और जो बाद में मार्क्स इंक्रीज हो जा रहे हैं ना, नंबर जो हमने इनकरेक्ट एंटर किए थे उसकी वजह से कितना हो रहा है, 0.6x। यानी कि ये 0.6x किससे इसके इक्वल है, 18 के इक्वल है। एक्स की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी, 30। यानी कि टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने थे यहाँ से, 30। ठीक है, ये आंसर करेक्ट है। ये हो गया हमारे पास थर्ड क्वेश्चन। ठीक, देखो अब हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, कंसीडर द रिलेशनशिप। फोर्थ क्वेश्चन हमारे पास है, कंसीडर द रिलेशनशिप। ठीक है, थोड़ा सा इसको कम कर लेते, अब देखो कंसीडर द रिलेशनशिप पी क्यू आर एस टी, है ना। पी इज द ब्रदर ऑफ क्यू, एस इज द डॉटर ऑफ क्यू, एंड टी इज द सिस्टर ऑफ एस, आर इज द मदर ऑफ क्यू। देखो सबसे ज़्यादा यहाँ पे क्यू को मेंशन किया गया तो हम क्या करते हैं, क्यू को कुछ मान लेते हैं। हमने मान लिया क्यू हमारा यहाँ से ऊपर है। ठीक, जो भी होगा क्यू, लेडीज़ होगी जेंट्स होगा हमें ये भी नहीं पता। ठीक है, तो हम देखते क्या है, क्यू को हमने यहाँ मान लिया, ये थोड़ा सा इधर मान लेते हैं, क्यू हो गया। पी इज़ द ब्रदर ऑफ क्यू, अगर पी जो हमारे पास क्यू का ब्रदर है तो हम इसको क्या करेंगे, इसी के एज में रखेंगे, तो साथ में लिखने के लिए हम इसको क्या कर देते हैं, पी ब्रदर है तो इसको मैं प्लस से रिप्रेजेंट कर देता हूँ, पी प्लस हो जाएगा। एस इज़ द डॉटर ऑफ क्यू, अगर ये डॉटर है, ठीक,
तो ये एस है, तो इसको मैं माइनस से रिप्रेजेंट कर देता हूँ। फिर टी इज द सिस्टर ऑफ एस। अब जो टी है यहाँ से, वो क्या है, सिस्टर है एस की, तो इसके साथ होगी, तो ये इस वाली जनरेशन में आ गई। आर जो है वो क्या है, मदर है क्यू की। आर इज द मदर ऑफ क्यू। अच्छा मदर है, तो इसका मतलब ये कहाँ जाएगी, इसको ऊपर होना चाहिए था इससे, यानी कि यहाँ पे हमारी कहीं आर होगी। ठीक, आर को मैं यहाँ लिख लेता हूँ, ये मदर है तो इसको माइनस से। तो क्वेश्चन है द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर बेस्ड बेस्ड ऑन द रिलेशनशिप आर इज द ग्रैंड मदर ऑफ एस। आर जो है, क्योंकि देखो अब हम देखेंगे तो आर हमारे पास क्या है, देखो आर क्यू की मदर तो थी ही, और ये क्यू की डॉटर है, तो सीधी सी बात है आर इज द ग्रैंड मदर ऑफ एस। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट विच फॉलोइंग स्टेटमेंट आर मेड बेस्ड ऑन द रिलेशनशिप गिवन अबव। है ना, करेक्ट पूछ रहा है हमसे ना, ऑप्शन में हमेशा है देखो कि इनकरेक्ट पूछ रहा है कि करेक्ट, तो इसने करेक्ट पूछा तो आर स्टेटमेंट करेक्ट है। पी इज द अंकल ऑफ एस एंड टी। जो पी है वो अंकल है किसका, एस और टी का, ये भी करेक्ट है। आर हैज ओनली वन सन। आर के पास कह रहा है कि सिर्फ एक ही बेटा, ऐसा नहीं, जरूरी नहीं है, यहाँ पे क्यों भी हो सकता है, जो क्यों हो सकता है वो लड़की हो या फिर लड़का हो, ठीक है। तो क्यों बेटा बन सकता है, आर इज ओनली वन सन, ये गलत हो गया। क्यू हैज ओनली वन डॉटर। ठीक है, क्यू हैज ओनली वन डॉटर। क्यू हैज ओनली वन डॉटर गलत है ना, क्योंकि क्यू के पास देखो दो डॉटर थे, एक ऐसा और ये उसकी बहन थी, सिस्टर थी, तो टी है ना। तो हमारे पास आंसर क्या आ गया, बोथ वन एंड टू आर ट्रू है ना, बोथ वन एंड टू आर ट्रू। ये ठीक है। ठीक है, अब देखो हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि अकॉर्डिंग टू द मैप शोन इन द फिगर विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है, द फिगर शोन इज रिप्रेजेंटेटिव है ना। देखो अगर यहाँ से हम देखते हैं तो कह रहा है लाइब्रेरी इज लोकेटेड टू द नॉर्थ वेस्ट ऑफ द कैंटीन। लाइब्रेरी के नॉर्थ वेस्ट में है कैंटीन के, देखो अगर हम यहाँ से देखें तो फिर क्या होगा, अगर हम यहाँ से देखने जाए, देखो कैंटीन कहाँ है ये, तो कैंटीन का नॉर्थ वेस्ट कब होता है, कैंटीन का नॉर्थ वेस्ट का मतलब होता है इस डायरेक्शन में, यही तो होता है। अगर ये कैंटीन, तो कैंटीन का नॉर्थ वेस्ट कहाँ होगा, ये हमने कैंटीन दे दी, इसे बना लेते हैं इसको। ये अगर कैंटीन है तो अगर इस डायरेक्शन में ऐसे लेंगे तो नॉर्थ वेस्ट कहाँ होना चाहिए, तो यहाँ होना चाहिए, तो कहीं 10 साइड में क्रॉस में, या फिर हम बोलते हैं इस टाइप से ना। ये होता है नॉर्थ वेस्ट। बट लाइब्रेरी इज लोकेटेड नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट में नहीं है, ये जस्ट इसके किधर है, वेस्ट में है, ठीक है, ये वेस्ट है, ये हमारे पास ईस्ट है, ये साउथ है, ये नॉर्थ है, ठीक। तो हमारे पास पहला ऑप्शन क्या हो गया, गलत हो गया। द हॉस्पिटल इज लोकेटेड टू द ईस्ट ऑफ केमिस्ट्री लैब। हॉस्पिटल इज लोकेटेड टू द ईस्ट ऑफ केमिस्ट्री लैब नहीं, जो हॉस्पिटल के देखो जस्ट बेलो है ना, हॉस्पिटल के साउथ में है ये। जो केमिस्ट्री लैब है हॉस्पिटल के साउथ में है, ठीक। ये किधर है, साउथ में, है ना। फिर क्या बोला है, केमिस्ट्री लैब इज टू द साउथ वेस्ट ऑफ द फिजिक्स लैब। केमिस्ट्री लैब जो है साउथ वेस्ट में है फिजिक्स लैब के, साउथ नहीं साउथ ईस्ट बोल रहे हैं, ठीक है। तो कह रहे हैं कि जो केमिस्ट्री लैब है साउथ ईस्ट में फिजिक्स लैब के, तो फिजिक्स लैब इधर है, यहाँ है, तो ये साउथ ईस्ट पड़ता है, करेक्ट है ना, देखो इस डायरेक्शन में, तो करेक्ट है, ये साउथ ईस्ट है, करेक्ट है। सी स्टेटमेंट करेक्ट हो गया। फिर क्या कह रहा था, क्लासरूम एंड कैंटीन आर नेक्स्ट टू ईच अदर। क्लासरूम एंड कैंटीन, कैंटीन भाई यहाँ पे है, क्लासरूम इधर, तो नेक्स्ट टू ईच अदर गलत हो गया, ठीक है, तो आंसर इसका सी करेक्ट। देखो कितना इजी क्वेश्चन है ना गेट का, मतलब हर बार तो ऐसे नहीं होते, मगर ये वाला क्वेश्चन काफ़ी इजी है। अब देखो ठीक, ये हमारे पास 6 नंबर का क्वेश्चन है, ठीक है। अब इस टाइप के क्वेश्चन मैं बताऊंगा नहीं, क्योंकि हो सकता है इसमें पैसेज वगैरह पढ़ के जो भी दे रहे हैं, जिसने पढ़ रखा होगा वही इस टाइप के क्वेश्चन कभी उसको बताने को कोई मतलब नहीं है ना। देखो यहाँ से हमारे पास कौन सा है, क्वेश्चन नंबर 7, ठीक। इसको देखते हैं। इन ए डायग्राम लाइन क्यू एस आर है ना, क्यू आर एस टी आर पैरेलल टू ईच अदर। देखो क्यू आर और एस टी पैरेलल ईच अदर है, ठीक है। द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन दीज टू लाइन्स इज हाफ द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट पी एंड द लाइन क्यू आर। अब कह रहे हैं जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगी बिटवीन दीज टू लाइन्स, यानी कि हमारे पास जो लाइन एस टी है ना, and the shortest distance between these two lines is half the shortest distance between the point P and the line QR। ठीक है, अब देखो हम क्या करते हैं, जैसे कि यहाँ से हमने देखो उसने बोल रखा था क्यू आर एस टी पैरेलल टू ईच अदर, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन एनी टू लाइन, एनी दीज ऑफ टू लाइन इज हाफ द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, यानी कि पी और क्यू के बीच की जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस मान लेते हैं, वैसे लाइन ड्रॉ कर, इनके बीच की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस को मान लेते हैं यहाँ से। देखो अगर ये वाली डिस्टेंस तो ये वाली डिस्टेंस यहाँ से इस पॉइंट से मैच करोगे तो बराबर ही होगी, तो हम मान लेते हैं यहाँ से इनके शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कितनी है, डी है, और यहाँ से इनके शॉर्टेस्ट डिस्टेंस इसको हम मान लेते हैं D1 है, और ये हमारे पास टोटल कितनी है, D2 है, ठीक। तो क्वेश्चन में हमें क्या दिया गया है कि जो हमारे पास D1 है वो क्या है,
हाफ ऑफ D2 है, यही तो सही दिया है ना। D1 इज इक्वल टू 1/2 ऑफ D2 between these two lines is half the shortest distance between the point P and the line QR, यानी कि P से QR के बीच में shortest डिस्टेंस होगा उसकी हाफ हो जाएगी D1, ठीक है। व्हाट इज द रेशियो ऑफ द ट्रायंगल PST, हमसे सिंपली पूछा गया ट्रायंगल PST का एरिया जो है उसका रेशियो, रेशियो ऑफ द एरिया ऑफ ट्रायंगल PST एंड एरिया ऑफ द ट्रापेजियम, ठीक है। एरिया ऑफ, यानी कि जो भी ट्रायंगल PST है उसका एरिया अपॉन जो ट्रापेजियम है, कौन सा, SQRT। अब देखो एरिया ऑफ ट्रायंगल तो सबको पता होता है क्या होता है, 1/2, जो भी बेस होगा, यानी कि बेस इसका कितना है, अगर हम PST की बात करते हैं तो हमारा बेस कितना है ST, और हाइट का मतलब होगा वही शॉर्टेड डिस्टेंस। तो देखो ऐसे तो हमें पता है कि देखो यहाँ से क्या हो रहा है ना, एक्चुअल में ये जब ये वाली डिस्टेंस इसकी हाफ है तो ये वाली डिस्टेंस भी कितनी होगी भाई, ये वाली डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, D1 की इक्वल ही होगी, सीधी सी बात है। तो ST इंटू क्या कर देंगे, D1 कर देंगे। ये फिर हम ऐसे बोल लेते हैं कि D1 इज इक्वल टू, अगर D बोल देते तो ज़्यादा बेटर होता है ना। इसको हम बोल देते हैं D, इसको बोल देते हैं D1। तो यहाँ से आ जाता है D इज इक्वल टू कितना हो जाता है, 1/2 ऑफ D1, ठीक है। यानी कि हमारे पास ये डिस्टेंस कितनी आ गई है, ST इंटू D आ गई है अपॉन। अब देखो ट्रेपेजियम के लिए अगर हम लेंगे तो ट्रेपेजियम के लिए क्या होता है, फॉर्मूला क्या होता था बताओ, 1/2 सम ऑफ द पैरेलल साइड्स, सम ऑफ पैरेलल साइड, सम ऑफ पैरेलल साइड मतलब दो पैरेलल साइड कौन कौन सी, ST प्लस QR, ST और प्लस QR इंटू क्या होता है, इंटू क्या होता है, इसमें भी इंटू हाइट होता है, ठीक है। तो जो ट्रेपेजियम का एरिया क्या होता है, 1/2 है ना, सम ऑफ द पैरेलल साइड है ना, सम ऑफ पैरेलल साइड्स इंटू हाइट, है ना, ये होता है किसका एरिया, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, ये क्या है, ट्रेपेजियम का एरिया, याद रखोगे फॉर्मूला, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, ठीक। तो इसी फार्मूले के बेस पे हमारा कितना आ गया यहाँ से, डी से डी कैंसिल आउट हो जाएगा, 1/2 से ये 1/2 कैंसिल आउट हो गया सिंपली। तो हमारे पास क्या आ गया, ST अपॉन ST प्लस QR। देखो जिसको कंसेप्ट पता है वो तो तुरंत कर देगा इस क्वेश्चन को, जिसको नहीं पता उसके लिए है, ठीक है। अब देखो अगर ST और ST प्लस QR आ गया, तो अब हम बताओ यहाँ से QR कुछ वैल्यू निकाल सकते हैं, QR की वैल्यू कैसे निकाल सकता है। देखो अब यहाँ से हम देखें तो एक हमारे पास देखो यहाँ से थ्योरम है, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं मिड पॉइंट थ्योरम ज्योमेट्री की। अब वो देखो क्या होती है हमारी, ये देखो यहाँ से, ठीक। एक बार इसको देख लेंगे तो बहुत ही ज़्यादा क्लियर हो जाएंगे डाउट, एक कंसेप्ट भी तुम्हें नया मिल जाएगा। देखो ये मिड पॉइंट थ्योरम हमारी क्या बोलती है यहाँ से, इसको इधर लिख देता हूँ थोड़ा सा। देखो सिंपल से मिड पॉइंट थ्योरम क्या कहती है कि द लाइन ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ एनी टू साइड ऑफ ए ट्रायंगल इज पैरेलल टू द थर्ड साइड एंड इज हाफ द लेंथ ऑफ द थर्ड साइड, है ना। कह रहे हैं कि इफ S इज द मिड पॉइंट ऑफ C, अगर X हमारा क्या हो, मिड पॉइंट हो AC का, ये जो AC है उसका मिड पॉइंट हो, और Y इज द मिड पॉइंट ऑफ BC, ठीक है। तो वही चीज़ यहाँ पे हो रही है कि जो S हमारा क्या है, मिड पॉइंट है किसका, PQ का। और यहाँ से क्योंकि देखो ये दोनों लाइनें पैरेलल हैं, तो T भी हमारा मिड पॉइंट किसका है, PR का है। देन कहता है कि जो XY हो जाएगी लेंथ हमारी, जो XY होगी वो क्या होगी, 1/2 AB होगी। यानी कि ST इज इक्वल टू, यहाँ से हमारे पास क्या आएगा, ये हमारी मिड पॉइंट थ्योरम सही है। ST इज इक्वल टू आ जाएगा 1/2 QR, यानी कि QR की जगह कितना आ रहा है, QR इज इक्वल टू आ रहा है हमारे पास 2ST, ठीक। तो जब QR की जगह 2ST आ रहा है तो यहाँ पे ST ओपन 3ST आ जाएगा ये, यानी कि 1/3 आ जाएगा, ठीक है। इसको करने की जरूरत ही नहीं है, तो यहाँ से कितना आ गया, 1/3 इसका आंसर आ जाएगा। तो एरिया का रेशियो हमारा कितना है यहाँ से, 1/3 वाला आंसर, ठीक है। तो आंसर ए इसका करेक्ट है। अब देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो इसमें क्या क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है कि ए फेयर 6 फेस्ड डाइस विद फेस लेबल्ड 1 2 3 4 5 एंड 6 इज रोल्ड थ्राइस, ठीक है। हालांकि 6 फेस की एक डाइस है विद फेस लेबल्ड है, जिसमें फेस के लेबल भी लगे हैं, 1 2 3 4 5 6 है। अब उसको कह रहा है कि 3 बार रोल किया जा रहा है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ रोलिंग 6 एग्जैक्टली वंस, एग्जैक्टली वन 6 को रोल करने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, बताओ उसको कैसे कर सकते हैं। देखो ये क्वेश्चन क्या था, ये तो बहुत इजी क्वेश्चन, इसको कैसे कर सकता हूँ। देखो सिंपली कह रहे, देखो क्या था हमारे, पेयर 6 पे डाइस है, ठीक।
अब उसमें लेवल लगे हुए हैं 1 2 3 4 5 6, 3 बार रोल करना है। ठीक, तो देखो अगर हम सिंपली देखें, पहली बार अगर हमने रोल किया, ठीक है, और मान लो हमें क्या चेक करना है, पहली बार रोल करते हो पहली बार में 6 आता है तो उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, 1/6। तो दूसरी बार और तीसरी बार में नहीं आएगा, ठीक है, तो 5/6 और 5/6 एग्जैक्टली 1 चेक करना है। या फिर क्या हो सकता है, देखो पहली बार में हमारे यहाँ पे आ गया है, तभी तो उसकी प्रोबेबिलिटी 1/6 हुई, दोबारा में नहीं आया, दोबारा में भी नहीं आया। या फिर ऐसा हो सकता था पहली बार में ना आए 6, लेकिन दोबारा में आ जाता है, ठीक है, और तिबारा में फिर नहीं आता है। एक तो ये केस बन सकता है। तीसरा केस क्या बन सकता है, या फिर ऐसा हो सकता है कि हमारा पहली बार में भी नहीं आता है, दोबारा में भी नहीं आता है, और तिबारा में आ जाता है, ठीक है। यही तीनों केस कुल मिला के बन सकते हैं, और भी कोई बन सकता है, सोच के देख लो उसको, है ना। तो पता ही होगा इसके अलावा कोई केस यहाँ पे बनेगा नहीं। तो अब क्या करना है, हमको तीनों की प्रोबेबिलिटीज का क्या कर देना, सम कर देना है। यानी कि यहाँ से कितनी आ रही है, 25 25/216, और 25/216 25/216 3 बार आएगी, तो 3 × 25/216 हो जाएगी। और यहाँ पे कितनी आ जाएगी, 75/216, इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर हो गया ए वाला। ठीक, तो सिंपली इसमें प्रोबेबिलिटी का बेसिक कंसेप्ट लगा हुआ है। अब अगर ये वाले क्वेश्चन देखें, तो इसको तो सिंपली तुम्हें देख के बता देना आंसर कौन सा होगा। इसको चेक कर लेना एक बार, इसको देख के तो कर ही लोगे। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। देखो, कह रहे कि शॉप हैज 4 distinct फ्लेवर ऑफ आइसक्रीम, वन कैन परचेज एनी नंबर ऑफ स्कूप्स ऑफ एनी फ्लेवर, द ऑर्डर इन विच द स्कूप्स आर परचेज इज in inconsequential. If one want to purchase 3 scoop of ice cream, in how many ways one can make the purchase? अब देखो, कह रहे कि शॉप के पास 4 distinct फ्लेवर ऑफ आइसक्रीम है, ठीक। वन कैन परचेज एनी नंबर ऑफ स्कूप ऑफ एनी फ्लेवर, यानी कि कितने भी स्कूप परचेज कर सकता है। द ऑर्डर इन विच द स्कूप्स आर परचेस्ड इज इनकॉन्सिक्वेंशियल, यानी कि ऑर्डर जो है वो कह रहा है कि इन सब उसका कोई सीक्वेंस नहीं है ना। इफ वन वांट टू परचेज 3 स्कूप ऑफ आइसक्रीम, इन हाउ मेनी वेज वन कैन मेक दैट परचेज। देखो यहाँ पे लिखा है कि ऑर्डर ऑफ द परचेज इनकॉन्सिक्वेंशियल, मतलब कि ऑर्डर जो परचेज ऑर्डर है वो कोई मैटर नहीं करता। इनकॉन्सिक्वेंशियल मतलब क्या, उसका कोई सीक्वेंस नहीं है, ऑर्डर डजेंट मैटर है। इस चीज़ का मतलब मीनिंग हुआ कि ऑर्डर डज नॉट मैटर, ऑर्डर डज नॉट मैटर। ठीक, अब देखो, अब तो मैं ऐसे एक ट्रिक बताता हूँ, देखो सिंपल सा। देखो परमुटेशन के अधिकतर क्वेश्चन जो होते हैं, कुछ क्वेश्चन या तो सीधे सीधे ऐसा होता है कि परमुटेशन में हमने क्या किया, फैक्टोरियल को मल्टीप्लाई कर दिया, या फिर जो भी हम निकाल रहे हैं एनसीआर में मालूम हमने फैक्टोरियल मल्टीप्लाई कर दिया या कुछ कर दिया ना, तो सिंपली इस तरीके से निकल जाते हैं। बाकी अगर इस क्वेश्चन में देखा जाए तो हमारे पास एक ट्रिक होती है। क्या है, देखो अगर ये हमारे पास जो है वो कॉम्बिनेशन आ रहा है विद रेपिटेशन के साथ, ठीक है, हमें कॉम्बिनेशन बनाना है, और भी रेपिटेशन अलाउड है ना, क्योंकि उसने बोल रखा है कि 4 डिस्टिंक्ट फ्लेवर्स ही है आइसक्रीम के। एंड वन कैन परचेज एनी नंबर ऑफ स्कूप्स, एनी नंबर का मतलब हो गया कि वहाँ पे क्या कर सकता है, वो कितने भी स्कूप परचेज कर सकता है, ठीक। तो हम यहाँ पे रिपीट भी कर सकता है वो, ये चीज़ है। अब हम यहाँ से क्या करेंगे, देखो एक यहाँ पे ट्रिक लिखते हैं पहले। देखो, ये हमेशा याद रखो, सिलेक्टिंग, यहाँ से लिख लेते हैं। अगर मैं क्या करना हो, सिलेक्टिंग आर ऑब्जेक्ट्स, है ना, फ्रॉम एन, अगर हम आर ऑब्जेक्ट सिलेक्ट करना हो कैसे, फ्रॉम एन डिस्टिंक्ट टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट, है ना, फ्रॉम एन डिस्टिंक्ट टाइप्स, व्हेन हमें क्या मिलता है, रेपिटेशन अलाउड है, रेपिटेशन इज अलाउड, एंड ऑर्डर डज नॉट मैटर, एंड ऑर्डर डज नॉट मैटर। और ऑर्डर क्या करता है, मैटर ही नहीं करता है, मतलब ऑर्डर ऑफ मैटर नहीं कर रहा हो। तब इसके लिए हम सिंपल सा फॉर्मूला याद करते हैं, कौन सा हमारे पास फॉर्मूला है, एन प्लस, जो भी हमारे पास नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट आइटम उनमें क्या कर दो, आर ऑब्जेक्ट सिलेक्ट कर रहे हैं तो n+r-1 कर दो, और यहाँ लगा दो कॉम्बिनेशन किसके साथ, n+r-1c, और यहाँ लिख दो कितना, n-1, या फिर सिंपल वाला लिख लो तो इसको लिख लोगे r, ठीक है। n+r-1 CR, जो कि इसके इक्वल भी होता है किसके, n+r-1 और c n-1 के इक्वल, ठीक है। अब इस फॉर्मूले को हम क्या करते हैं, एक्सपेंड कर लें यहाँ से। तो अगर मैं ये वाला फार्मूला लगा के इसको एक्सपेंड करेंगे तो कितना आंसर आ जाएगा, देखो इस क्वेश्चन में लगाएंगे तो कितना हो जाएगा, 4 + 3 - 1
ठीक है, और सी, आर का मतलब कितना हो गया, जो हमारे पास थ्री सिलेक्ट कर, तो थ्री हो जाएगा यहाँ से। तो ये आ जाएगा 6C3। ऐसे ही कुछ तो आ गया था, 4 3 7 में से, हाँ ठीक है, 6C3 आ गया। मतलब कि यहाँ से कितना हो जाएगा, 6 × 5 × 4 अपॉन 3 × 2 × 1, 3 2 6, 6 कैंसिल आउट हो गया, यहाँ से आंसर आ गया 20। ठीक है, इसका हमारे पास जो करेक्ट आंसर क्या है, 20 आंसर है। ठीक है, तो इस तरीके से कर सकते हैं, सिंपल से याद रखो। अगर यहीं पे क्या हो जाता है, देखो अब यहाँ तक आएगा, तो इसका एक और कंसेप्ट बता देता हूँ। अब देखो यहाँ पे हमने क्या किया, सिलेक्टिंग आर ऑब्जेक्ट फ्रॉम डिस्टिंक्ट आइटम व्हेन रिपीटिशन इज अलाउड। ठीक, अगर सेम टू सेम यही डेफिनेशन दी हो, ठीक, तो हम एक और हमारे पास है, देखो नो, ये ट्रिक टू लिख लो यहाँ से, ट्रिक टू, नंबर ऑफ वेज टू पार्टीशन एंड डिस्टिंक्ट थिंग्स, टू पार्टीशन एंड डिस्टिंक्ट का मतलब होता है डिफरेंट थिंग्स, है ना, एंड डिस्टिंक्ट थिंग्स इन आर distinct different distinct slots when arrangement matters। तो इस केस में क्या बनता है हमारे पास फॉर्मूला, तब हमारे पास पहले फॉर्मूला बन जाएगा n+r−1 फैक्टोरियल। ठीक है, n+r−1 फैक्टोरियल अपॉन r−1 फैक्टोरियल, r−1 फैक्टोरियल। ठीक है, तब ये वाला फार्मूला इसमें याद रखो। अगर हमारे पास नंबर ऑफ वेज टू पार्टीशन एंड डिफरेंट थिंग्स इन आर डिस्टिंक्ट स्लॉट्स व्हेन अरेंजमेंट मैटर, तो हमारे पास आ जाएगा n+r−1 फैक्टोरियल अपॉन r−1 फैक्टोरियल। ठीक है, अच्छा तुमसे अगर एक और यही से ठीक है, देखो अगर हमारे पास यहीं से क्या पूछ देता, ठीक है, ये जो हमारे पास पहला वाला जो फॉर्मूला था कि सिलेक्टिंग आर ऑब्जेक्ट फ्रॉम एन डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स एंड व्हेन रिपीटिशन इज अलाउड एंड ऑर्डर डज नॉट मैटर, ये सेम टाइप इसी के लिए हम यूज़ कर सकते हैं, यही फार्मूला हम सेम यूज़ कर पाएंगे कब, अगर हमसे ये पूछा जाए कि हमारे पास इस टाइप की इक्वेशन दे दी जाए, x1 + x2 + x3 + xn, ठीक है, एन टर्म्स तक दी जाए, जैसे कि यहाँ पे एन डिफरेंट थिंग थी, यहाँ पे xn हो, और इज इक्वल टू आर दी जाए, तो मान लो हाँ आर लेके चल लेते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे हम आर ही ले लेते हैं। ठीक, r > 0, ठीक, और हमसे इससे क्या पूछा जाए, तुमसे इसे तुमसे आंसर में पूछा जाए कि नंबर ऑफ नॉन नेगेटिव इंटीजर सॉल्यूशन। ठीक है, नंबर ऑफ नॉन नेगेटिव इंटीजर सॉल्यूशन, नंबर ऑफ नॉन नेगेटिव इंटीजर, नंबर ऑफ नॉन नेगेटिव इंटीजर सॉल्यूशन। ठीक, तब क्या बताओगे, तभी भी हमारे पास फार्मूला क्या रहेगा, सेम टू सेम ही रहेगा, कौन सा, तभी में ये वाला फार्मूला लगा सकते हैं और हमारा आंसर सेम टू सेम आएगा। ठीक है, तो ये दोनों सेम ही चीज़ है ना, तो ये वाला फार्मूला इसके लिए याद रखो। सॉरी फ्रेंड, दिस फार्मूला आई चेक बट दिस डजंट सीम राइट, सो डोंट नोट इट डाउन। ठीक है, अब देखो ऊपर वाले हमारे दोनों ही फार्मूले करेक्ट है, तो इसके बेसिस पे क्वेश्चन बन जाएगा, वो फार्मूला थोड़ा सा गलत है, तो उसको याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है। बाकी देखिए इसके बाद मैं क्या करूँगा, एक परमुटेशन कॉम्बिनेशन का मेरा वीडियो चैनल पड़ा है, तो आप उसको देख सकते हो, उसमें मैं सारे फार्मूले जितने हैं विद एग्जांपल्स, ठीक है, उनको एक्सप्लेन करूँगा। तो एक वीडियो में बहुत कुछ आपको सीखने को मिलेगा, तो उस वीडियो को जरूर देखिएगा, है ना। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 11। ठीक है, अब देखो हमारा जो सेक्शन है ये वाला पहला सेक्शन खत्म हो गया। ठीक है, अब हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं अपने, जैसे कि हमारे पास पहला क्वेश्चन कौन सा था, ये वाला है।
ठीक। अब वैसे तो ये जो क्वेश्चन है ये थोड़ा सा टफ क्वेश्चन बोल सकते हैं, या फिर इसको क्लियरली मेंशन नहीं किया गया है, फिर भी देख लेते हैं उसको एक बार। देखो क्या दिया है इसमें, हमारे पास एक सेट एस दे रखा है और डब्ल्यू इज इक्वल टू क्या दे रखा है हमारे पास, एक डब्ल्यू हमारे पास क्या है, W1 W2 W3, ठीक है, जो कि बिलोंग करता है आर क्यूब के अंदर, एक टपल है एक तरीके से मान लो। और हमारे पास यहाँ पे देखो है -1 -3 and 2 W1 W2 W3 इज डायगोनलाइजेबल एंड नॉर्म ऑफ डब्ल्यू इज इक्वल टू 1। अच्छा, देखो अगर नॉर्म ऑफ डब्ल्यू इज इक्वल टू 1 है, इसका मीनिंग क्या हुआ कि जो इस वेक्टर, जो भी हमारे पास ये वेक्टर कह सकते हो, ये जो भी एलिमेंट है ये W1 W2 W3, इसको जो यहाँ पे लेंथ है, नॉर्म है, ठीक। नॉर्म का मतलब हो गया कि अगर हम डिस्टेंस लेते हैं इसके बीच की, यानी कि देखो यहाँ पे नीचे लिखा भी है ना, ये चीज़ है, इसकी जो डिस्टेंस है वो कितनी आ रही है, 1। तो अगर इसकी डिस्टेंस 1 आ रही है, इसका मतलब क्या हुआ कि ये हमारे पास कैसा है, एक यूनिट स्फीयर होगा, जैसे हमने पढ़ रखा है ना, x² + y² + z² इज इक्वल टू 1, ठीक। तो इसकी लेंथ 1 का मतलब होगा यूनिट स्फीयर होगा, ठीक है। अब हमें देखो यहाँ पे दे रहा है कि दिस मैट्रिक्स है ना, ये जो आ रहा है इनका जो प्रोडक्ट होगा, जो भी मैट्रिक्स बनेगी वो डायगोनलाइजेबल होगी। इसको एक बार हम चेक कर लेते हैं, इसको चेक करने के लिए कैसे करेंगे, देखो अगर मैं इसका मल्टीप्लाई करा लूँ यहाँ से तो क्या आएगा, W1 W2 एंड W3, देखो ये है 1 -3 and 2, एंड यहाँ पे क्या है W1 W2 और W3। अब देखो ये हमारी कौन सी मैट्रिक्स है कि ये किसकी है, 1 × 3 की, नहीं यहाँ पे रो कितनी है, 1 2 3, 3 × 1 की, और ये क्या है 1 रो है और 3 कॉलम है, ठीक है, यानी कि 3 × 1 1 × 3, यानी कि ये जो मैट्रिक्स जो भी हमारे पास यहाँ पे ए अगर आती है तो ए हमारे पास 3 × 3 की मैट्रिक्स आएगी। इसके पहले कॉलम को मल्टीप्लाई कराएंगे हम, फर्स्ट वाले में तो कितना आएगा W1, फिर क्या करेंगे इसका हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 3W1, फिर 2W1, ठीक है, लो ऐसे कर लेते हैं इसमें, W1 -3W1 2W1, ठीक। इसी तरह यहाँ से करेंगे तो W2 -3W2 2W2, यहाँ आ जाएगा W3 -3W3, और यहाँ आ जाएगा कितना 2 ऑफ W3 आ जाएगा, ठीक है। ये मैट्रिक्स बन गई। अब देखो सिंपल सी बात है, अगर यहाँ से -3 माइनस, यहाँ से -3 इस रो से, सेकंड वाली रो से -3, और यहाँ से 2 कॉमन ले लो तो सेम टू सेम इसकी पूरी मैट्रिक्स सेम आ जाएगी, यानी इस मैट्रिक्स की रैंक कितनी है, तो वो तीनों ही रो सेम हो जाएंगी। तो जो मैट्रिक्स की रैंक है, रैंक ऑफ ए, अगर इसको ए मान लें तो रैंक ऑफ ए 1 है। देखो हमारे पास ये 3 × 3 की मैट्रिक्स थी, और मैट्रिक्स की रैंक कितनी आ गई, 1 आ गई, यानी कि हमारे पास इसमें क्या होगी, एक ही नॉन जीरो आइगन वैल्यू होगी, 1 1 होगी नॉन जीरो आइगन वैल्यू, और जो बाकी दो होंगी कैसी होंगी, जीरो आइगन वैल्यू होंगी। टू क्या होंगी हमारे पास, जीरो आइगन वैल्यूज, जीरो आइगन वैल्यूज, ठीक। तो ये मैट्रिक्स बताओ यहाँ पे डायगोनलाइजेबल होगी कि नहीं, क्योंकि हमें ये भी तो चेक करना है कि नहीं, क्या कह रहे हैं कि मैट्रिक्स इज डायगोनलाइजेबल, तो मैट्रिक्स डायगोनलाइजेबल कब होगी, ठीक। अब जो यहाँ पर हमारे पास यहाँ पे क्या होगी, 1 नॉन जीरो आइगन वैल्यू होगी और 2 हमारे पास जीरो आइगन वैल्यू होगी। तो इस केस में हमारे पास इस प्रकार की अगर मैट्रिक्स कोई मिलती है हमें, तो हमारे पास ये मैट्रिक्स डायगोनलाइजेबल कब होती है, देखो दिस मैट्रिक्स डायगोनलाइजेबल, दिस मैट्रिक्स डायगोनलाइजेबल इफ एंड ओनली इफ जो ट्रेस होगा मैट्रिक्स का वो क्या हो जाए, ट्रेस ऑफ ए हो जाए नॉन जीरो, ठीक है। ये एक कंसेप्ट है कि इस तरह के जो मैट्रिक्स होंगे वो डायगोनलाइजेबल का वो नहीं, जब हमारे पास ट्रेस क्या हो जाए मैट्रिक्स का, नॉन जीरो हो जाए। देन हमारे पास कंडीशन यहाँ से क्या आ जाएगी, देखो W1 -3W2, क्योंकि ट्रेस निकालना है ना, तो +2W3 क्या होना चाहिए, दिस मस्ट बी नॉन जीरो इस सेट के अंदर, ठीक। अब देखो अगर हम इसी को यहीं से इसके आगे से करें तो यहाँ से क्या आ जाएगा हमारे पास, अब हम सेट एस देखते हैं क्या बन गया। सेट एस इज इक्वल टू हमारे पास है W बिलोंग्स टू R³ सच दैट W1 -3W2 +2W3, है ना, नॉट इक्वल टू जीरो, एंड कहता है कि नॉर्म ऑफ जो W है वो किसके बराबर है, 1 के बराबर हो रहा है यहाँ से, ठीक। तो अब देखो इस सेट का मीनिंग क्या हुआ, इस सेट का मीनिंग ये हुआ, देखो इसके अंदर क्या मिला था, ये जो हमने बताया था नॉर्म ऑफ W, ये क्या रिप्रेजेंट करता है, यूनिट स्फीयर को, ठीक है। तो ये हमारे पास है एक यूनिट स्फीयर, भाई नॉर्म ऑफ W इक्वल टू 1, ये वाली जो डेफिनेशन दे रहा है अगर ये 1 के बराबर हो जाएगा
तो ये किसको रिप्रेजेंट करेगा, इसका स्क्वायर कर दोगे ये, तो ये हमारा एक यूनिट स्क्वायर बन जाता है, ठीक। तो यूनिट स्क्वायर इसको हम मान लेते हैं, यूनिट स्क्वायर को एस स्क्वायर से लिखते हैं। तो यूनिट स्क्वायर एस स्क्वायर हो गया, और ये वाली जो है ये कंडीशन क्या है, ये एक प्लेन है। अब जो ये वाला प्लेन है कह रहा है ये जो है नॉट इक्वल टू जीरो, ठीक। ये जो प्लेन है नॉट इक्वल टू जीरो है। तो हमारे पास एस क्या आएगा एक्चुअल में यहाँ से, एस जो हमारे पास आता है वो कहता है यूनिट स्क्वायर, है ना। उससे हम क्या कर दें, इस प्लेन को एक्सक्लूड कर दें, है ना। इस प्लेन को एक्सक्लूड करना पड़ेगा। अब अगर हम यूनिट स्क्वायर से एक प्लेन को एक्सक्लूड कर देंगे तो हमें क्या मिलेगा, ठीक है। तो देखो हमारे पास क्या था, एस हमारे पास यूनिट स्क्वायर, ये एक प्लेन है। अब हमारे पास ये प्लेन एक्चुअली है कौन सा, ये हमारे पास प्लेन होगा W1 - 3W2 और +2W3 इजकल टू जीरो। क्योंकि देखो ये जो सेट है वो कंटेन कर रहा है नॉट जीरो को, यानी कि इसके अंदर जीरो वाला नहीं आ पाएगा, तो इस प्लेन को क्या कर देगा, एक्सक्लूड कर देगा। अब अगर हमारे पास कोई स्पीयर है इस तरीके का, ठीक है, थोड़ा सा इसको हम कोशिश करते हैं समझाने की। देखो अगर कंसेप्ट समझने के लिए कर ले रहे हैं, उसको खाली समझने की तुमको जरूरत है। देखो एक स्फीयर हमने अगर लिया, और हमने क्या बोला कि इसको क्या कर रहा है, इससे हम किसी प्लेन को एक्सक्लूड कर दें। मान लो हमने ये वाले प्लेन को एक इससे कट कर दिया, ठीक है, इस तरीके से प्लेन को हमने इससे कट कर दिया है, यहाँ से भी इससे, ठीक है, बहुत ही पतला सा एक प्लेन कट कर दिया, तो क्या होगा, ये स्फीयर हमारा क्या हो जाएगा, दो हेमी स्फीयर्स में कट हो जाएगा, ठीक है। मतलब कि हमारे पास क्या आ जाएंगे, टू हेमी स्फीयर आएंगे। टू हेमी स्फीयर में डिवाइड करता है प्लेन, है ना। ये जो प्लेन है वो क्या करता है, प्लेन डिवाइड कर देता है स्फीयर को टू हेमीस्फीयर्स में। अब ये दोनों हेमीस्फीयर आपस में तो कनेक्टेड हैं, बट देखा जाए तो जो सेट एस के अंदर अब आएगा क्या आएगा, सेट एस जो हो जाएगा क्या हो जाएगा, यूनियन ऑफ टू डिसजॉइंट हेमीस्फीयर, डिसजॉइंट हेमीस्फीयर, ठीक है। अब यूनियन ऑफ टू डिसजॉइंट हेमीस्फीयर कैसा होगा भाई, देखो हमें पता है कि अगर दो अलग अलग हेमीस्फीयर है, जो कि अलग अलग क्या होते हैं, हेमीस्फीयर होता है एक तरीके से देखा जाए तो ओपन डिस्क या ओपन बॉल, हेमिस्फीयर को ओपन डिस्क की तरह हम ट्रीट कर सकते हैं। तो ये आप अलग अलग तो ओपन है, लेकिन जब हम साथ में देखेंगे इनको, जब इनका यूनियन लेंगे तो वो कैसे हो जाएंगे, दोनों ही डिसजॉइंट होंगे। और डिसजॉइंट हेमिस्फीयर का मतलब हो गया डिसकनेक्टेड। एस हमारा कैसा हो गया, पहली बात तो डिसकनेक्टेड हो गया, ठीक है। और जब एस हमारे पास कैसा है, डिसकनेक्टेड है, तो जहाँ पे कनेक्टेड वाला बोला वो तो गलत हो जाएगा। तो इसमें कौन सा कनेक्टेड बोला है, एस इस कनेक्टेड ही गलत हो गया, नॉट कनेक्टेड, एस एस कनेक्टेड ही गलत हो गया। अब बचा एस एस नाइदर कनेक्टेड, एस एस कॉम्पैक्ट। अब देखो कॉम्पैक्ट है कि नहीं, कॉम्पैक्ट का मतलब होता है कि इसको हमारा कैसा होना चाहिए, तो क्लोज होना चाहिए। क्लोज का मतलब क्या हो गया, कोई सेट क्लोज तब होता है जब उसके सभी लिमिट पॉइंट क्या हो, सेट के अंदर हो। लेकिन हम क्या कर सकते हैं, हम कोई ऐसा सीक्वेंस ले सकते हैं जिसका लिमिट पॉइंट क्या कर रहा हो, जिसका लिमिट पॉइंट हो किसके अंदर, इस जो हमने कट किया इसको। तो हमारे पास रास्ता क्या है यहाँ से। अब अगर हम कहते हैं कि अगर हम कोई सीक्वेंस ऐसा लेते हैं, एक सीक्वेंस है ना, लेट अगर हम कोई सीक्वेंस ऐसा ले जो क्या कर रहा हो, वो उसके कटे हुए पार्ट में जो पार्ट एक्सक्लूड हो रहा है, ठीक, अगर उसका लिमिट कहाँ मिल जाएगी, विद लिमिट इन एक्सक्लूडेड पार्ट, है ना। अगर एक्सक्लूडेड पार्ट में लिमिट मिलेगी तो कैसा हो जाएगा, नॉट क्लोज हो जाएगा, ठीक। अब हमारे पास जो नॉट क्लोज हो जाएगा इसका मतलब वो कॉम्पैक्ट भी नहीं हो सकता, ठीक। तो एस इज नाइदर क्लोज एंड नॉर कॉम्पैक्ट, ये चीज़ हो जाएगी, ठीक। तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा यहाँ पे थ्योरेटिकल भी है। थ्योरेटिकल क्या है, मतलब इसमें थोड़ा सा कंसेप्ट इस तरह से लगाना है ताकि समझ में आ जाए। अब इसके बाद हमारे पास कौन सा क्वेश्चन नंबर थी, 11 नंबर। अब देखो हम 12 नंबर देखते हैं क्वेश्चन। अब ये क्वेश्चन जो हमारा है काफ़ी ईजी है। देखो हमें क्या करना है, गिवन दैट द लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ जे नोड एक्स, जे नोड डैश एक्स, जे नोड डबल डैश एक्स, वेयर जे नोड एक्स इज द बेसल फंक्शन, और वाई इज इक्वल टू वाई विद द लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ द बेसल फंक्शन। अब देखो तुमने पढ़ा रखा है लाप्लास ट्रांसफॉर्म बेसल फंक्शन क्या होता है, वाई इज इक्वल टू वाई एस। देखो अगर कह रहा है कि वाई इज इक्वल टू वाई इज द लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ द बेसल फंक्शन, ये जो वाई एस है वो लाप्लास ट्रांसफॉर्म बेसल फंक्शन का है, यानी कि जे नोड एक्स का है ना, ये तो है। लाप्लास ट्रांसफॉर्म बेसल फंक्शन कितना होता है, 1/√, पी स्क्वायर, या फिर अगर हमने एस का फंक्शन ले रखा है तो यहाँ से क्या बन जाएगा, √s² +1 हो जाएगा सिंपली, बाई ऑफ एस, ठीक। अब हम यहाँ से क्या करते हैं, हमें dy/dx निकालना है। ये क्वेश्चन बहुत ईजी है। देखो यहाँ से क्या करेंगे, dy/ds निकालेंगे। तो d/dx एक्स की पावर n करोगे, इसको जरा करके देखो, ऐसे हो जाएगा d/ds, और यहाँ कितना हो जाएगा, s² +1 की पावर -1/2।
तो यहाँ से आ जाएगा एन एक्स की पावर एन माइनस वन। ठीक, एस स्क्वायर प्लस वन और इसकी पावर माइनस का वन, मतलब माइनस का थ्री ओवर टू, और साथ ही में यहाँ पे टू एस आ जाएगा, इसका डिफरेंशिएशन एस स्क्वायर प्लस वन का। मतलब कि कितना आ गया, टू से टू कैंसिल आउट हो जाएगा, माइनस बाहर है, तो आ जाएगा एस, है ना, ओवर एस स्क्वायर प्लस वन एंड, और यहाँ साथ ही साथ क्या आएगा, अंडर रूट एस स्क्वायर प्लस वन। अब देखो, अभी हमने यहाँ से देखा था कि वाई एस इक्वल टू कितना होता है, वन अपॉन एस स्क्वायर प्लस वन। तो अगर हम यहाँ से इसको हम अलग कर दें इस तरीके से, तो ये क्या बन जाएगा, फिर से वाई एस बन जाएगा, जो कितना आ रहा है, माइनस का एस ओवर एस स्क्वायर प्लस वन, है ना। और यहाँ कितना बन जा रहा है ये कितना बन जाएगा, यहाँ से ये बन जाएगा वाई ऑफ एस। हम्म। तो देखो यहाँ से टू कहीं कैंसिल गलत तो नहीं हो रहा है यहाँ से, है ना, टू तो नहीं आ रहा है कहीं पे, देख लो एक बार, डी अपॉन डी एक्स, एक सेकेंड, है ना। ठीक है, तो ये इतना हमारा करेक्ट है, तो हम क्या करते हैं, डी वाई अपॉन डी एस, और यहाँ से कितना हो जाएगा, डी वाई ओवर डी एस प्लस एस वाई एस अपॉन एस स्क्वायर प्लस वन इजिकल टू जीरो। ठीक है, तो इसका जो रिलीज देखो हमारे पास कितनी आसानी से, इसका आंसर कितना आ गया, इसका आंसर आ गया हमारे पास डी वाला आंसर करेक्ट है। ठीक, अब देखो हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13, इसमें है कि नहीं, देखना पड़ेगा। ठीक है, अब हम क्वेश्चन नंबर 13 शुरू करते हैं नेक्स्ट। देखो जैसे कि हमारे पास क्वेश्चन नंबर 13 दिया है, ये किसका है, टू, ये हमारे पास है न्यूमेरिकल एनालिसिस। ठीक है, ये एन का क्वेश्चन है, काफ़ी इजी क्वेश्चन है। देखो, टू फाइंड द रूट ऑफ द रियल इक्वेशन एक्स क्यूब प्लस फोर एक्स स्क्वायर माइनस टेन इजिकल टू जीरो इन द इंटरवल। देखो इंटरवल हमेशा याद रखो क्या दे रखा है, वन कॉमा थ्री बाई टू। बाई यूजिंग द फिक्स्ड पॉइंट इटरेशन स्कीम कंसीडर द फॉलोइंग टू स्टेटमेंट, इटरेशन स्कीम कन्वर्जेस फॉर एनी इनिशियल गेस एक्स नोट बिलोंग्स टू दिस इंटरवल। इस इंटरवल के अंदर अगर कोई इनिशियल गेस लेंगे तो कहता है कि वो कन्वर्ज होना चाहिए। ठीक है, अब देखो हमें पता है कि अगर हमने हमने फिक्स पॉइंट इटरेशन में क्या पढ़ा है कि अगर हमारे पास कोई भी इटरेशन इस टाइप की दी हो एक्स के प्लस वन, ठीक है, तो हम उसको पहले क्या करते हैं, एफ एक्स के मान लेते हैं, और उसको हम एफ एक्स के को हम एफ एक्स के, जो भी एफ एक्स के उसको एक्स के इक्वल रखते हैं फिक्स पॉइंट के लिए ना। मतलब कि कोई भी इटरेशन इस टाइप का मान के फाइव एक्स इक्वल टू एक्स कर दो, उसको सॉल्व कर लो। ठीक है, उस तरह से हम फिक्स पॉइंट निकाल देते हैं। लेकिन अगर हमें यहाँ पे क्या करना है, हमें कन्वर्जेंस चेक करना है, तो कन्वर्जेंस चेक करने के लिए हमने क्या पढ़ा रखा है कि हमारे पास क्या होना चाहिए, जो फाइव डैश एक्स होना चाहिए वो लेस दैन इक्वल टू वन होना चाहिए, है कि नहीं, यही तो होता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो होता है लेस देन इक्वल टू वन नहीं होता, लेस देन वन होता है। ठीक, यहाँ से हो जाएगा। अब देखो, अगर हमने यहाँ पे मान लिया हमारे पास जो फंक्शन है वो क्या लेके चलना है, फाइव एक्स ही ले लेते हैं, चलो, है ना। तो हमने मान लिया एक्स के प्लस वन इजकल टू फाइव ऑफ एक्स। ठीक, इजकल टू कितना हो जाए, अंडर रूट टेन अपॉन फोर प्लस एक्स मान लेते हैं। अब देखो कितना हो जाएगा, यहाँ से हमें निकालना है फाइव डैश एक्स। तो फाइव डैश एक्स निकालने के लिए क्या करेंगे, फाइव डैश एक्स इक्वल टू, इसको डिफरेंशिएट कर लोगे, यहाँ अंडर रूट टेन आएगा, ये ऊपर चला जाएगा, डी अपॉन डी एक्स की पावर एन हो जाएगा। मतलब कि हमें डिफरेंशिएशन कराना है इसका, डी अपॉन डी एक्स और प्लस एक्स की पावर माइनस वन ओवर टू, है ना। डी अपॉन डी एक्स की पावर एन, तो कितना आ जाएगा, एन एक्स की पावर एन माइनस वन, यानी कि फोर प्लस एक्स की पावर माइनस का थ्री ओवर टू, और एक्स का फिर से डिफरेंशिएशन तो वही आ जाएगा। मतलब कि हमारे पास कुल मिला के ऐसा आता है कुछ, देखो यहाँ तो था माइनस का टेन को हम टू रूट टू भी लिख सकते हैं, और यहाँ मल्टीप्लाई होकर कितना आएगा, मतलब टू रूट टू, और ये वाला माइनस आ गया तो नीचे टू आ जाएगा, और फिर यहाँ कितना आएगा, फोर प्लस एक्स टू द पावर थ्री बाई टू। ठीक है, इतना आ जाएगा, ऐसे कर सकते हैं, टू से टू कैंसिल आउट हो जाएगा, तो कितना बचेगा हमारे पास कुल मिला के, माइनस का रूट टू अपॉन फोर प्लस एक्स टू द पावर थ्री ओवर टू आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि हमें यहाँ से क्या करना है, इसका मॉड लेके चलना है, तो इसका जब मॉड ले लेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी प्लस में। ठीक, अब हमें देखना है क्या ये वैल्यू लेस देन वन आती है, अगर हम एक्स की कोई वैल्यू कहाँ पे लें, वन और थ्री, यानी कि वन और थ्री बाई टू, यानी वन और थ्री बाई टू के बीच में कोई वैल्यू ले सकते हैं, जैसे कि वन पॉइंट टू ले सकते हैं, थ्री बाई टू मतलब क्या है, वन पॉइंट फाइव है, तो वन पॉइंट टू ले सकते हैं। चलो इसको हम वन पॉइंट टू ले लेते हैं एक्स की जगह, तो कितना आ जाएगा, अंडर रूट टू ओवर फोर प्लस वन पॉइंट टू, यानी क्या आ जाएगा, फाइव पॉइंट टू, फाइव पॉइंट टू, है ना।
और देखो एक बार तो 5.2 आ जाएगा यहाँ से, क्योंकि इसकी पावर 3/2 है, तो यानी कि एक बार इसका स्क्वायर रूट होगा किसका, 5.2 का स्क्वायर रूट। ठीक। अब यहाँ पे हमको कैलकुलेटर का यूज़ करना पड़ेगा, इसी के लिए कैलकुलेटर दिए जाते हैं वहाँ पे, है ना। तो देखो इसको कर लेते हैं जल्दी से, एक सेकंड को। अब देखो जैसे कि हमें निकालना है कि इसका स्क्वायर रूट ऑफ 5.2 निकालना था, तो कितना आएगा, ये क्या कर दिया। तो हमारे पास जो 5.2 का स्क्वायर रूट कितना आ रहा है, 2.28 आ रहा है। ठीक। तो यहाँ से आ गया √2/5.2 इंटू 2.28। अब देखो सीधी सी बात है, ये वैल्यू क्या है, लेस देन 1 होगी, क्योंकि ये √2 है, इसकी वैल्यू 1 पॉइंट कुछ होती है, और ये कितना जा रहा है, 10 से ज़्यादा जा रहा है। तो ये वैल्यू 10 से ज़्यादा जा रही है, यानी कि ये वैल्यू क्या है, लेस देन 1 है। यानी कि पहला स्टेटमेंट करेक्ट है, क्या करता है, कन्वर्ट्स करता है फॉर एनी इनिशियल गेस। देखो दूसरा क्या है, इटरेशन स्कीम दे रखी है, डाइवर्जेस। क्या स्कीम डाइवर्ज करेगी, देखते हैं। देखो फिर से एक्स के प्लस वन को क्या मान लेते हैं, फाई ऑफ एक्स। जब इसको फाई ऑफ एक्स मान लेंगे तो यहाँ कितना आएगा, 1/2। और यहाँ कितना है, √10 - x³ इसको हम जरा डिफरेंशिएट कराते हैं। फाई डैश एक्स इक्वल टू कितना आएगा, 1/2 d/dx। यहाँ पे कितना आ जाएगा, d/dx एक्स की पावर n। तो n एक्स की पावर n-1, मतलब √2 माइनस x³ हो गया, है ना। यही तो हो जाएगा। और यहाँ कितना आएगा, माइनस का 3/x² आ जाएगा। ठीक है, ये आ गया। कुल मिला के 5 - x की वैल्यू कितनी आ रही है, -3/4। -3/4, और यहाँ कितना आएगा, x² अपॉन √2 √10 माइनस x³। ठीक है। यहाँ से अगर मैं 5 - x का मॉड ले लूँ यहाँ से इस तरीके से, तो मॉड लेने पे क्या आएगी वैल्यू, पॉजिटिव हो जाएगी। तो यहाँ पे आ जाएगा 3/4। और अब देखो यहाँ पे हमारे पास जो फंक्शन आया है, x² अपॉन √10 माइनस एक्स, इसमें हमें फिर से क्या करना पड़ेगा, कोई वैल्यू 1 पॉइंट वही ले लेते हैं, 1.2 ले लेते हैं। ठीक। तो x² की वैल्यू जब 1.2 लोगों की कितनी आएगी, 1.2, 1.2 का स्क्वायर यानी कि 12 हो जाएगा, 144, यानी कि 1.44। ठीक। तो इसका आ जाएगा 1.44 अपॉन √2, यानी कि √10 माइनस 1.44 इंटू 1.4, 1.2। देखो 1.44 इंटू 1.2 था, 1.728, कुछ 1.728। ठीक। अब देखो हमें क्या करना पड़ेगा, 10 से इसको पहले माइनस करना पड़ेगा। 10 माइनस 1.728 कितना आ रहा है, 8.27 आ रहा है समथिंग। तो 1.44 अपॉन 8.27। अब हमें क्या करना है, इसका स्क्वायर रूट लेना है, किसका, 8.27 का स्क्वायर रूट, 2.87 आ रहा है। ये कितना आएगा यहाँ से, 2.87, 2.87। तो 1.44 अपॉन 2.87, विच इज अगेन वी कैन सी, देखो यहाँ पे क्या था, 3/4 था। 3 × 1.44 आ जाएगा, नीचे कितना आ जाएगा, 4 × 2.87। अगेन नीचे की क्वांटिटी बड़ी है और ऊपर की क्वांटिटी क्या है, छोटी है। तो ये क्या कर रहा है, ये भी कन्वर्ज कर रहा है, स्टिल कन्वर्जेस। बट यहाँ पे क्या लिखा है, डाइवर्जेस। तो स्टेटमेंट 2 गलत हो गया, तो क्या रहेगा, स्टेटमेंट 1 इज ट्रू, स्टेटमेंट 2 इज फॉल्स। ठीक। तो पहला स्टेटमेंट क्या है, करेक्ट है। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे हमारे पास क्या है, सिर्फ दो इक्वेशन है। देखो जितनी इक्वेशन होंगी उतने ही वेरिएबल होंगे, सेंस कह रहा है कि देयर आर टू इक्वेशंस देन, है ना, एनी बेसिस हैज एग्जैक्टली टू वेरिएबल। ठीक। हम इसके कोई भी बेसिस लेंगे, उसके बाद एग्जैक्टली कितने वेरिएबल होंगे, दो ही वेरिएबल होंगे। ठीक है। अब देखिए हमें क्या करना है, सिंपली, है ना, टू वेरिएबल्स मीन्स टू बेसिक वेरिएबल या बेसिस वेरिएबल है। ये जो दो वेरिएबल होंगे, यानी कि अगर हमारे पास एन इक्वेशन है, ठीक है, अगर हमारे पास एन इक्वेशन थी, एन इंडिपेंडेंट इक्वेशन, ठीक, एन इंडिपेंडेंट इक्वेशन क्या इंप्लाई करती है, एन इंडिपेंडेंट इक्वेशन इंप्लाई करती है कि एन बेसिक वेरिएबल, ठीक है, एन बेसिक वेरिएबल। ये चीज़ याद रख पाएंगे आप यहाँ से। ठीक है। अब देखो हमें यहाँ पे सिंपली क्या करना है, अब जो हमारे पास देखो क्वेश्चन क्या दिया है,
कह रहा है कि इफ देखो स्टेटमेंट वन अगर हम यहाँ से देखें तो स्टेटमेंट वन हमारी क्या कह रही है, देखो इसमें कुछ भी नहीं है। अल्फा इज इक्वल टू 2 है, बीटा इज इक्वल टू 1 है, देन x1 x2 फॉर्म एन ऑप्टिमल बेसिस। देखो अगर हम क्या बोलेंगे x1 x2 क्या करते हैं, x1 एंड x2 जो है वो फॉर्म कर रहे हैं ऑप्टिमल बेसिस को, देन हमें सिंपली क्या पुट कर देना है, x3 x4 को जीरो कर देना है, ठीक है। देन x3 इज इक्वल टू जीरो रख दो और x4 इज इक्वल टू क्या कर दो, जीरो पुट कर दो इक्वेशन में। और जो हमारे पास अल्फा और बीटा की वैल्यू है यहाँ पे रख के देख लेते हैं, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 2x1 प्लस, है ना, यहाँ से क्या आ गया 2x1, एक सेकेंड, 2x1 प्लस x2 इज इक्वल टू 4, और सेकंड वाले से क्या आ जाएगा, x1 प्लस, आपके यहाँ पे बीटा की वैल्यू वन रखनी है ना, तो बीटा की वैल्यू वन रखेंगे, यहाँ पे कितना हो जाएगा 1, तो x1 प्लस x2 इज इक्वल टू 8 आ जाएगा। ठीक है। अब अगर हमें क्या करनी पड़े, सिंपली क्या कर लेना है, इनको सॉल्व कर लेना। अगर हम इनको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, 2x1 माइनस x1, ठीक है, तो कट ही जाएगा, तो x1 इजकल टू कितना आ जाएगा, x1 इजकल टू आ गया माइनस का 4, है ना, 4 माइनस 8 माइनस का 4 आ गया। अब देखो हमारे पास x1 क्या आ गया है, जबकि देखो यहाँ से हमें रिस्ट्रिक्शन क्या मिलता है कि x1 x2 x4 ग्रेटर देन जीरो होना चाहिए। x1 हमारे पास क्या आ गया, इजकल टू -4 आ गया, विच इज लेस देन जीरो, है ना। तो दिस इज नॉट ऑप्टिमल बेसिस, नॉट ऑप्टिमल बेसिस, ये ऑप्टिमल बेसिस नहीं बन सकती। अगर हमारे पास जो हमारे पास बेसिक वेरिएबल आ रहा है वो क्या लेस देन जीरो आ जा रहा है, तो हमारे पास ऑप्टिमल बेसिस नहीं बनेगी। स्टेटमेंट वन क्या हो गया, इनकरेक्ट हो गया। स्टेटमेंट वन, देखो अब यहाँ से देख लो, स्टेटमेंट वन इज ट्रू तो ये गलत हो गया, S2 is true, S1 is false, है ना। स्टेटमेंट वन S2 और बोथ आर ट्रू, तो S1 तो हमारा इनकरेक्ट है ना। ठीक, अब बाकी देखो इन दोनों को कैसे इनको चेक करेंगे, अब देखो हम क्या करते हैं, इसी तरह से यही काम हम सेम टू सेम किसके लिए करते हैं। अल्फा इजकल टू वन, बीटा इजकल टू फोर है, x3 x2 कह रहा है कि फॉर्म ऑप्टिमल बेसिस। अगर x3, देखो स्टेटमेंट टू अगर चेक करें तो कह रहा है कि अगर x3 और x2 क्या करें, x3 x2 अगर फॉर्म करेगी ऑप्टिमल बेसिस, तो हमें क्या करना पड़ेगा, x1 इजकल टू जीरो और x4 इजकल टू जीरो पुट करेंगे, ये काम करना है। उसके बाद क्या करेंगे, देखो अल्फा की वैल्यू कितनी है 1, यहाँ से स्टेटमेंट टू से, है ना। स्टेटमेंट टू से हमें अल्फा की वैल्यू कितनी लेनी है, अल्फा की वैल्यू लेनी है 1, तो 1 जब रखेंगे तो कितना है, x1 प्लस 1। देख लेना पहले क्या क्या जीरो हो रहा है, x1 x4 जीरो हो चुका है, x1 और यानी कि ये पार्ट जीरो हो चुका है, तो हमारे पास कितना आएगा, x2 प्लस x3 आ जाएगा इक्वल टू 4। और फिर क्या हो चुका है, x1 x4 जीरो हो चुका है, ठीक है। तो यहाँ भी रखेंगे सेकंड वाली में, तो x1 जीरो है, x4 जीरो है, यानी कि बीटा x2 इजकल टू 8, तो बीटा x2 इजकल टू क्या आता है, 8 आ जाता है। और बीटा की वैल्यू हमारे पास कितनी है क्वेश्चन में, 4 है, शायद यही तो है, बीटा की वैल्यू तो यहाँ से 4 है, तो x2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ से, x2 की वैल्यू आ जाएगी 2, और अगर x2 की वैल्यू 2 है तो x3 की वैल्यू कितनी आएगी, 4 - 2, अगेन 2 आ जाएगी, ठीक है। x3 x2 दोनों ही क्या है, ग्रेटर देन जीरो, यानी कि ग्रेटर देन जीरो, ठीक है, ये दोनों हमारे पास ग्रेटर देन जीरो, और ये भी ग्रेटर देन जीरो, जबकि हमारे पास क्या आ रहा है, x1 और x4 जीरो आ रहा है, ठीक, तो यानी कि सारी पॉजिटिव वैल्यू है या फिर ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, यानी कि स्टेटमेंट टू हमारा क्या है, ट्रू है, ये ऑप्टिमल बेसिस फॉर्म करेगी। तो S2 इज ट्रू, S1 इज फॉल्स, ठीक है, तो बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा यहाँ से। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अब देखो क्या हुआ कि यहाँ पे हमने बिना ही किसी कंसेप्ट को पढ़े हुए हैं ना, इजीली ऐसा क्वेश्चन कर दिया है। अब हम देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, ये हमारे पास क्वेश्चन है। अब देखिए ये क्वेश्चन भी जो है सीधे सीधे कंसेप्ट पे आया हुआ है ना, इसको सॉल्व करने के लिए हमें बस खाली इसको मुश्किल से 15 सेकेंड, है ना, इसको सिर्फ आप 15 सेकेंड में उड़ा सकते हैं, लेकिन इसके लिए आपको कंसेप्ट पता होना चाहिए। देखते हैं इसको कैसे करना है। और जितने भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन होते हैं, ठीक है, उनके कंसेप्ट के लिए एक अलग नोटबुक बनाइए, जिसमें आप क्या कर सकते हैं, PY की कंसेप्ट नोटबुक बनाइए, इसमें आपको कंसेप्ट लिखना है और उनको टाइम टू टाइम क्या करना है, रिवाइज करते रहना है, ठीक है, जिससे कि प्रीवियस ईयर के अगर उस पर कोई क्वेश्चन आता तो वो आपका नहीं छूटना चाहिए। नए क्वेश्चन के लिए तो आपको पढ़ना ही पड़ेगा फिर। देखो अब इस टाइप के लिए मैंने क्या किया, एक सिंपल सा कंसेप्ट है, देखो मैंने बनाया है इसको, है ना, बनाया नहीं मतलब कि इसको मैंने ढूंढा है, तो देखो अब हमारे पास कंसेप्ट सिंपल से क्या है कि अगर हमारे पास कभी भी इस टाइप का सेट दिया जाए ना, कोई भी हम सेट ले लें, कंसीडर द सेट टाइप ऑफ द फॉर्म SC, ठीक, कोई भी सेट कंसीडर कर लेते हैं, और यहाँ पे हमारे पास ये सभी क्या है, क्वाड्रेटिक फॉर्म में गिवन है,
अब हमारे पास अगर सेट इस टाइप का x1 x2 x3 x4 सच दैट, और ये सभी कहाँ बिलोंग करते हैं, R4 के अंदर से, बिलोंग्स टू R4 सच दैट x1 स्क्वायर प्लस x2 स्क्वायर प्लस x3 स्क्वायर माइनस x4 स्क्वायर इज इक्वल टू C आता है। ठीक, देखो इसी फॉर्म में चल रहे हैं सारे, है ना, 3 प्लस है और बाद में लास्ट वाला माइनस है। ठीक, अब अगर C आता है, देखो अब अगर हमारे पास क्या हो जाए, जो हमारे पास है जो कांस्टेंट है C, अगर ये क्या आ जाए ग्रेटर देन 0 है, तो हम क्या बोलते हैं इसको, देन ये हमारे पास बनता है वन सीटेड हाइपरबोला, वन सीटेड हाइपरबोला बनेगा ये। ठीक, और ये कैसा होगा, ये हमारे पास हमेशा होगा कनेक्टेड। ठीक, अब अगर हम बोले कि हमारे पास क्या है सी इजकल टू अगर 0 आ जाए, आपको कुछ नहीं करना, आपको सिंपली ये रिजल्ट याद रखने, इजीली इस टाइप के क्वेश्चन बन जाएंगे। ठीक, अगर सी हमारे पास 0 हो जाए, तब ये हमारे पास इस केस में क्या बनता है, कौन बनता है, जो अगेन क्या होता है, कनेक्टेड होता है। और अगर हमारे पास सी क्या हो, लेस देन 0, तो ये हमारे पास बन जाएगा टू सीटेड हाइपरबोला। और जब ये टू सीटेड हाइपरबोला बनता है तो क्या होता है, डिसकनेक्टेड होता है। ठीक, तो हमारे पास क्या होगा, ये डिसकनेक्टेड। अब तो आप इस क्वेश्चन को कितने सेकंड में, मुश्किल से 15 सेकंड लगेंगे आपको इसको उड़ाने में। देखिए, अब यहाँ से जब हम देखते हैं कि अगर कह रहे हैं एस एस कनेक्टेड, तो क्या एस कनेक्टेड है, ठीक है, एस से, क्योंकि हमारा देखो देखो एस हमारे पास क्या आ रहा है, ये 0 आ रहा है, ठीक है भी यहाँ पे सी की वैल्यू जो है 0 है, अगर 0 होती है तो कौन बनता है, मतलब कि ये हमारे पास कैसा है, कौन है, तो हमारे पास कनेक्टेड होगा, तो एस इज कनेक्टेड बट टी एंड यू आर। अब देखो क्या जो टी है वो कनेक्टेड डिसकनेक्टेड है, सी ग्रेटर देन 0 पे कनेक्टेड था, है ना, अपन सी टाइप पर बोला, तो टी भी कैसा है, कनेक्टेड है, यू कैसा है, नॉट कनेक्टेड है, क्योंकि यहाँ पे -1 हो गया है ना, लेस देन हो गया, तो नॉट कनेक्टेड। तो हमारे पास सिंपली आंसर क्या आएगा, एस एंड टी आर कनेक्टेड एंड यू इज नॉट कनेक्टेड, आंसर नंबर डी करेक्ट है। ठीक, अब देखते हैं इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन। तो आपको सिंपली क्या करना है, ये रिजल्ट हमारा इधर याद रखना है, इजीली आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं इस टाइप का। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15 16 है ना। ठीक, अब देखिए इसको देखते हैं। देखिए फ्रेंड, अब ये क्वेश्चन जो हमारे पास है ये भी, इसमें भी कुछ नहीं है, इसमें भी देखिए क्या आता है, कंसेप्ट है सिर्फ। इसको भी आप क्या कर सकते हैं, मुश्किल से इसको मिनिमम 10 सेकंड्स लगेंगे आपको सॉल्व करने में। कैसे 10 सेकंड्स लगेंगे, अभी देखिए इसमें क्या है, कह रहे कंसीडर द सिस्टम ऑफ ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन dx अपॉन dt इज इक्वल टू mx। m क्या है, 6 cos 6 की एक स्क्यूसिमेट्रिक मैट्रिक्स है विद एंट्रीज इन आर, देन द सिस्टम, है ना, कह रहे कि देन फॉर दिस सिस्टम द ओरिजिन इज स्टेबल क्रिटिकल पॉइंट। अब ओरिजिन स्टेबल क्रिटिकल पॉइंट कब होता है, तो इसके लिए सिंपल सा कंसेप्ट है, देखो ओरिजिन जो होगा हमारे पास स्टेबल कब होगा, ओरिजिन जो होगा स्टेबल क्रिटिकल पॉइंट होगा, स्टेबल क्रिटिकल पॉइंट, है ना, हमारे पास क्या होना चाहिए, यहाँ पे लिख सकते थे फॉर, यहाँ पे लिख सकते थे फॉर ओरिजिन, है ना, टू बी स्टेबल क्रिटिकल पॉइंट वी मस्ट हैव डिटर्मिनेंट ऑफ एम नॉन जीरो। ठीक है, यानी कि जो हमारे पास मैट्रिक्स है उसका जो डिटर्मिनेंट होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए, नॉन जीरो होना चाहिए। अगर मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट हमारा कैसा है, नॉन जीरो है, तो हमें क्या मिलेगा, स्टेबल क्रिटिकल पॉइंट मिलेगा। ठीक है, ये यहाँ पे सिंपल सा कंसेप्ट है कि अगर हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन कोई भी है डी एक्स अपॉन डी टी इक्वल टू एम एक्स टाइप की, और एम हमारे पास कैसी है, इसकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। अब यहाँ पे तो हमें ये दे रखा है कि एम क्रॉस एम की इसकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स है जो भी है। ठीक, बट अगर ना भी दिया जाए कैसी भी मैट्रिक्स हो, देन करेंगे फॉर द सिस्टम द ओरिजिन स्टेबल क्रिटिकल पॉइंट। ओरिजिन स्टेबल क्रिटिकल पॉइंट तभी होगा जब हमारे पास क्या हो, मेन पॉइंट है कि डिटरमिनेंट इसका कैसा होना चाहिए, नॉन जीरो होना चाहिए। अब हमें पता है कि अगर कोई 6 क्रॉस 6 की मैट्रिक्स हो उसका डिटरमिनेंट क्या होगा, देखो हमारे पास अगर कोई भी इसकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो, ठीक है, तो उसका डिटरमिनेंट क्या होता है, जीरो होता है। कब, है ना, डिटरमिनेंट जीरो कब होता है, जब हमारे पास इसकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो ऑड ऑर्डर, ऑड ऑर्डर की इसकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, ऑड ऑर्डर एस एस एम इसकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स है ना।
अगर वो हमारे पास कैसी है, अगर इवन ऑर्डर की है, तो क्या होगा, ये परफेक्ट स्क्वायर बनता है। जो भी डिटर्मिनेंट होगा वो क्या होगा, डिटर्मिनेंट जो हो जाएगा वो हमारे पास तो परफेक्ट स्क्वायर बनेगा। डिटर्मिनेंट जो होगा परफेक्ट स्क्वायर बनेगा अगर हमारे पास कैसी इवन ऑर्डर की है। ठीक। तो अब हमारे पास ये क्या होगा, परफेक्ट स्क्वायर बनेगा। यानी कि हमारे पास इसका जो डिटर्मिनेंट होगा नॉन जीरो तो होना ही है किसी भी मैट्रिक्स के लिए। तुम क्या लगेंगे, एनी सच मैट्रिक्स है। तो कितना मुश्किल से इसको सॉल्व करने में 10 सेकेंड्स लगेगा, अगर आपको ये वाला कंसेप्ट इसका पता है। ठीक है। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर कौन सा हो गया, ये 16। क्वेश्चन नंबर 17 पे चलता है, ये समझ में आगे हो गया ना। देखिए 17 नंबर क्वेश्चन। 17 नंबर में हमारे पास क्या दिया है। अब देखिए ये थोड़ा सा क्वेश्चन जो है थोड़ा सा टफ है, तो इसको देखते हैं कैसे करना है ना। लेट एक्स इज इक्वल टू दिया है एफ इक्वल टू सी बिलोंग टू जीरो वन, एफ जीरो इज इक्वल टू कितना दे रखा है, जीरो इज इक्वल टू एफ ऑफ वन। देखिए फंक्शन की वैल्यू जीरो पर भी जीरो, एफ एक ऐसा फंक्शन है, सी जीरो को वन का मतलब क्या हुआ, स्पेस ऑफ कंटिन्यूस फंक्शन। यहाँ पे लिखा भी है साइड में ना, नीचे लिखा है कि सी जीरो कॉमा वन क्या है, स्पेस ऑफ ऑल रियल वैल्यूड कंटिन्यूस फंक्शन ऑन क्लोज इंटरवल जीरो वन। ठीक है। फंक्शन की वैल्यू जीरो पे जीरो हो जाती है और वन पे फंक्शन की वैल्यू कितनी आ रही है, वन पे भी फंक्शन की वैल्यू जीरो है। ठीक है। विद द नॉर्म इनफाइनाइट नॉर्म इक्वल टू सुप्रीमम टी बिलोंग टू जीरो वन मॉड ऑफ एफ टी, and this y of let y of 0 1 be the norm of f2 is equal to integration 0 to 1 mod of ft square dt to the power 1 by 2। यानी कि ये हमारे पास क्या दे रखा है, देखो ये हमारे पास इनफाइनाइट है, सुप्रीमम नॉर्म है, ये हमारे पास क्या है, एल टू नॉर्म है। ठीक है। एल टू नॉर्म हमने क्या पढ़ा रखा है, यही होता है कि इंटीग्रेशन 0 से 1 मॉड ऑफ एफ टी का स्क्वायर डी टी, जैसे कि हम पढ़ते नहीं थे वहाँ से कि अगर नॉर्म ऑफ एक्स टू लिखा होता तो क्या करते थे, हमने समीशन में पढ़ा था सर। तो जब हम समीशन पढ़ते तो इस टाइप का कुछ आता था, समीशन ऑफ मॉड ऑफ, है ना, एक्स आई का स्क्वेयर, है ना, की पावर 1/2 आई इजिकल टू 1 to इनफाइनाइट जाता है यहाँ से सर, आई इजिकल टू 1 to इनफाइनाइट, इस टाइप से कुछ जाता था यहाँ से। तो हमारे पास वो एल टू नॉर्म के लिए होता है। अब ये हमारे पास यहाँ पे किसमें, इंटीग्रल के फॉर्म में दिया है। देखो इसको कैसे करेंगे। देखिए फ्रेंड्स, अब इसमें क्या बोला है हमारे पास, जैसे कि हमारे पास एक्स इजिकल टू क्या दे रखा है, एफ सी जीरो का पावर एफ जीरो इजिकल टू जीरो, एफ वन इजिकल टू जीरो। और साथ ही में हमें देखना है यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट चीज़ पता है क्या है यहाँ पे, कि हमारे पास ये दे रखा है इनफाइनाइट नॉर्म, यानी कि जो कि होता है सुप्रीमम नॉर्म। अब हमें कोई ऐसा फंक्शन इसके अंदर सर्च करना है जिसकी जो वैल्यू हो, जिससे कि मैक्सिमम वैल्यू यानी कि एफ टी की मैक्सिमम वैल्यू, जो कि क्या है देखो इंटरवल के अंदर इसकी मैक्सिमम वैल्यू होती है वन, जिसको हमें क्या करना चाहिए, अटेन करना चाहिए। ठीक है। इंटरवल की मैक्सिमम वैल्यू के फंक्शन क्या कर पाए, अटेन कर पाए। अब क्या कोई भी ऐसा फंक्शन हो सकता है, क्योंकि एफ जीरो इजकल टू भी जीरो है, एफ वन इजकल टू भी जीरो है, दोनों ही फंक्शन क्या हो रहे हैं, जीरो हो रहे हैं। इस वजह से हमें ऐसा कोई फंक्शन मिलेगा ही नहीं जिसकी वैल्यू क्या हो जाए, वन हो जाए। ठीक है। तो हमारे पास जो पहला वाला स्टेटमेंट है वो तो ऐसे ही क्या हो जाता है, इनकरेक्ट हो जाता है। सो यहाँ पे हम क्या बोल सकते हैं, हम ये कह सकते हैं कि सुप्रीमो नॉट अटेंड यहाँ से। तो सिंपली यहाँ से हमें सुप्रीमो अटेंड ही नहीं होगा, सुप्रीमो नॉट अटेंड। अब अगर जो हमारे पास जो सेकंड वाला है, अगर हम इसको देखें, तो जो सेकंड वाला फंक्शन हमारे पास क्या दे रखा है, वाई बिलोंग करता है क्लोज, यानी कि स्पेस ऑफ कंटिन्यूस फंक्शन क्लोज इंटरवल 0, और नॉर्म ऑफ एफ टू कितना दे रखा है ये। अब देखो अगर हम इसके लिए नॉर्म ऑफ एफ टू को देखें ये, तो कितना आ रहा है, इंटीग्रेशन 0 से 1 एफ ऑफ मोड ऑफ एफ टी स्क्वायर डी टी है पावर 1/2। ठीक है। ये एक्चुअली किसके बराबर है, और हमारे पास जो यहाँ पे यूनिट वॉल है वो क्या है, यू आई, वो क्या है, एफ बिलोंग्स टू वाई सच दैट, एफ बिलोंग टू वाई सच दैट क्या आता है हमारे पास, नॉर्म ऑफ एफ जो आता है वो लेस देन इक्वल टू क्या होना चाहिए, वन होना चाहिए। ये हमारे पास क्या है, क्लोज्ड यूनिट वॉल है। ठीक है। हमें क्या करना है, सुप्रीमम निकालना है किसका, एस एफ का। एस एफ का सुप्रीमम अटेंड हो रहा है कि नहीं यू आई के ऊपर। ठीक है। हमें ये चेक करना है कि सुप्रीमम ऑफिस अटेंड हो रहा है कि नहीं यू आई के ऊपर। अब देखो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, जैसे हमारे पास ये इंटीग्रल है, इंटीग्रेशन 0 से 1 एफ ऑफ टी डी ऑफ टी, एफ टी ये दे रखा है। ठीक है। ये जी इंटीग्रेशन 0 से 1 एफ टी डी टी किसके इक्वल है, देखो यहाँ से देखिएगा, एस एफ के इक्वल है।
अगर हम एस एफ का मॉड ले लें यहाँ से तो इसका भी मॉड ले सकते हैं इस तरह से। अब देखो, हमें पता है कि अगर ये लिखा है इंटीग्रेशन 0 से 1, है ना, एफ टी डी टी, तो हमने इनर प्रोडक्ट में क्या पढ़ा रखा है, इनर प्रोडक्ट के फॉर्मूले से हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, एफ टी डॉट वन, है ना, तब इंटीग्रेशन इसका लग जाएगा, इंटीग्रेशन 0 से 1 हो जाएगा और इनर प्रोडक्ट हमारा बन जाएगा। ठीक है, तो हम यहाँ से क्या कर सकते हैं इसको, ये लिख सकते थे मॉड ऑफ इनर प्रोडक्ट ऑफ एफ कॉमा वन का इनर प्रोडक्ट है एक तरीके से। तो अगर ये मॉड ऑफ एफ कॉमा वन का इनर प्रोडक्ट है, देन बाई कॉसिस और इनइक्वलिटी इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, नॉर्म ऑफ एफ इंटू नॉर्म ऑफ वन। ठीक है। ठीक है, और एक बात यहाँ पे बहुत ज़रूरी है, ठीक है, जो कि क्योंकि हम बात करें किसके ऊपर, एल टू स्पेस के ऊपर, तो जब हम यहाँ से लेंगे किसको, ये फंक्शन हमारा एल टू स्पेस के ऊपर फंक्शन डिफाइन है एफ टू। ठीक है, तो यहाँ तो जो नॉर्म आएगा वो एफ टू आ जाएगा और यहाँ पे भी टू आएगा। अब देखो ये क्या बनेगा, लेस देन इक्वल टू नॉर्म ऑफ एफ टू, और यहाँ कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1। हमें क्या निकालना था, सुप्रीमम ऑफ एस एफ इज अटेन्ड एट द पॉइंट नॉर्म ऑफ एफ टू। ठीक, तो यहाँ से हमारे पास कितना आ गया, ये हमारे पास बराबर आ गया नॉर्म ऑफ एफ। अब क्या तुम्हें कोई चीज़ दिख रही है यहाँ से, देखो ये जो हम यूनिट बॉल के अंदर निकालना चाह रहे थे ना इसको, अटेंड एट द पॉइंट ऑफ यू आई, यू आई के अंदर मिल रहा है कि नहीं, तो यू आई देखो हमारे पास क्या है, नॉर्म ऑफ एफ टू, यहाँ से क्या था एफ टू ही था, तो नॉर्म ऑफ एफ टू क्या आ रहा है, लेस देन इक्वल टू 1 आ जा रहा है, यानी कि हमारे पास क्या वैल्यू मिल गई, लेस देन इक्वल टू 1 आ गया, लेस देन इक्वल टू 1 आ गया, यानी कि मॉड ऑफ एस एफ जो हमारे पास आया वो लेस देन इक्वल टू कितना आएगा, यानी कि मॉड ऑफ एस एफ जो आएगा वो लेस देन इक्वल टू 1 आएगा। और अगर मैं सुप्रीमम वैल्यू ले लूँ किसकी, है ना, सुप्रीमम ऑफ मॉड ऑफ एस एफ, सुप्रीमम ऑफ मॉड ऑफ एस एफ, तो ये भी क्या आएगा, लेस देन इक्वल टू, यानी कि लेस देन इक्वल टू क्यों आएगा, सुप्रीमम वैल्यू जो लेता हूँ मैक्सिमम वैल्यू, तो किस पे जाएगी, उस इंटरवल पे, जब हम क्या बिलोंग कर, हमारा एफ कहाँ बिलोंग कर रहा है, एफ बिलोंग्स टू यू आई, एफ अगर यू आई के अंदर बिलोंग कर रहा है तो सुप्रीमम वैल्यू कितनी आएगी, 1 के बराबर आनी चाहिए, यानी कि सुप्रीमम इसका क्या हो रहा है, अटेन हो रहा है, सुप्रीमम अटेंड। अब यहाँ पे हमारा सुप्रीमम अटेंड हो जाएगा, तो हमारा एस टू स्टेटमेंट ट्रू है, एस वन फॉल्स है। ठीक, तो ये हमारा कैरेक्टर स्टेटमेंट था यहाँ से। ठीक है, अब हमारे पास जो भी सुप्रीमम है तो उसको चेक करके देख भी सकते हैं, हम क्या ले सकते हैं, एफ टी इज इक्वल टू ले सकते हैं 1 फॉर ऑल टी बिलोंग्स टू 0 1 के लिए। ठीक, देन हमारे पास क्या आएगा, नॉर्म ऑफ एफ कितना आएगा, नॉर्म ऑफ एफ की वैल्यू 1 आ जाएगी। ठीक है, और जो सुप्रीमम वैल्यू आएगी, सुप्रीमम ऑफ एफ कितना आएगा, सुप्रीमम ऑफ एफ भी हमारे पास 1 आ जाएगा। ठीक, और ये अटेंड हो जाएगा हमारा। और हमारे पास क्या है, यहाँ से इंटीग्रेशन 0 से 1 एफ टी डी टी इक्वल टू भी 1 आएगा, इसकी वैल्यू भी 1 हो जाएगी। और साथ ही साथ एक चीज़ और आएगी, क्या एफ बिलोंग करेगा किसके अंदर, सी जीरो का मान। ठीक, तो ये वाला क्वेश्चन थोड़ा सा टफ है। वो टफ क्या है, टफ इसलिए है क्योंकि इसमें जो पहले वाली कंडीशन दे रखी है वो थोड़ा समझने में लगता है, लेकिन है उसमें कुछ नहीं, क्योंकि ये कंडीशन तो सेटिस्फाई नहीं करती है पहली चीज़ तो इसमें तो अटेन ही नहीं हो रहा है। ठीक, तो हमारे पास पहला स्टेटमेंट कट गया, तो दूसरा हमने इस तरीके से प्रूव कर लिया इसको। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 18, देखते हैं कहाँ है वो। एक सेकेंड है ना, देखो हमने क्या पढ़ रखा है कि हमारे पास होमोजीनियस, यानी कि यूलर्स थ्योरम होती है किसके लिए, हमने पढ़ा रखा है इस क्वेश्चन के लिए क्या करेंगे, हमारे पास एक होती है यूलर्स थ्योरम, कि अगर हमारे पास कोई भी होमोजीनियस फंक्शन हो डिग्री एन का, ठीक है, अगर एफ कोई हमारे पास कैसा है, एफ कोई होमोजीनियस फंक्शन है, उसकी डिग्री कितनी है, डिग्री उसकी मान लो एन है, देन हमारे पास क्या होता था, हमने पढ़ा है डेल एफ अपॉन डेल एक्स एक्स। ठीक है, एक्स फिर डेल एफ ओवर डेल एक्स प्लस वाई डेल एफ ओवर डेल वाई इक्वल टू कितना आता था, एन ऑफ एफ आ जाता है, ये हो जाता है। यहाँ पे हमने क्या पढ़ा है कि हमारे पास जो एफ एक्स वाई वो कंटिन्यूसली डिफरेंशिएबल फंक्शन है डिग्री 4 का,
अगर हमारे पास ऐसा हो जाएगा तो हमारे पास कितना आ जाएगा, एक्स डेल एफ ओवर डेल एक्स प्लस वाई डेल एफ ओवर डेल वाई इज इक्वल टू कितना होना चाहिए था, एन एफ का मतलब एन की वैल्यू कितनी है यहाँ से 4 है। एफ की बात हो रही है ना यहाँ से, ठीक है। तो यहाँ से आ जाएगा 4 ऑफ एफ आ जाएगा, ये किसकी वैल्यू है, एक्स डेल एफ ओवर डेल एक्स और वाई डेल एफ ओवर डेल वाई की। ठीक, हमें वैल्यू चाहिए जी की। तुम क्या करेंगे, देखो इसको कैसे करते हैं। क्या इसको डिफ्रेंशिएट करा लिया जाए सीधे सीधे, ये हमारे पास मान लो वैल्यू मिल गई। हम क्या करते हैं यहाँ से, एक्स, अरे यार यहाँ जगह नहीं बची है, चलो देखते हैं इतनी जगह में इधर कहाँ से आता है। एक सेकंड रुको। ठीक है, तो एक काम करता हूँ, यहाँ पे साइड में कर लेता हूँ, है ना। देखो, इसको क्या करेंगे हम, एक्स डेल जी ओवर डेल एक्स प्लस वाई डेल जी ओवर डेल वाई इज इक्वल टू 0। यानी कि हमें पहले यहाँ से डेल जी ओवर डेल एक्स निकालना पड़ेगा। तो अगर मैं डेल जी ओवर डेल एक्स निकालूँ तो कितना आएगा, इसको एक्स के रिस्पेक्ट में करोगे तो कितना आएगा, पहले तो मैं लिखेंगे एफ एक्स वाई, ठीक है। फिर दोबारा इसका डिफरेंशिएशन डू, अगर इसका डिफरेंशिएशन एक्स के रिस्पेक्ट में हो रहा, वाई को ऐसे ही छोड़ दें, यहाँ कुछ नहीं आएगा, 2e टू द पावर 2x प्लस 3y आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। दोबारा में क्या करना है हमको, e 2x प्लस 3y आएगा, और यहाँ कितना आ जाएगा, डेल एफ ओवर डेल एक्स आ जाएगा, है ना। अगर एक्स के रिस्पेक्ट में करेंगे तो ये आएगा। फिर अगर मैं इसको वाई के रिस्पेक्ट में कराऊँ तो कितना आएगा, जब वाई के रिस्पेक्ट में होगा तो भी वही चीज़ आएगी, एफ एक्स वाई हो जाएगा, और यहाँ कितना बन जाएगा, 3e टू द पावर 2x प्लस 3y, और यहाँ कितना आएगा दोबारा में, e की पावर 2x प्लस 3y, और यहाँ आ जाएगा डेल एफ ओवर डेल वाई। इन दोनों को हमें क्या करना है, इसमें एक्स का मल्टीप्लाई और इसमें वाई का मल्टीप्लाई कराना है। एक्स डेल जी ओवर डेल एक्स प्लस वाई डेल ऑफ जी ओवर डेल वाई इज इक्वल टू हमें रखना है 0 के बराबर है। तो देख लेते मल्टीप्लाई करा के, इसमें अगर एक्स का पूरे में मल्टीप्लाई कराऊँ तो कितना आएगा, कुछ कॉमन मिलेगा क्या, देखते हैं पहले। तो ये आ जाएगा 2x, एक चीज़ तो कॉमन मिल रही है, e टू द पावर 2x प्लस 2y, ठीक है। e टू द पावर 2x प्लस 3y, ये पूरे से कॉमन मिलेगी मेरे हिसाब से। एक्स का मल्टीप्लाई इसमें पूरे मल्टीप्लाई होगा तो कितना आएगा, 2x एफ एक्स वाई, है ना। और प्लस इसमें एक्स का अगर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो एक्स आ जाएगा, डेल एफ और डेल एक्स आ जाएगा, और प्लस कर देंगे यहाँ पे। यहाँ पे वाई का मल्टीप्लाई हो रहा है इसमें, तो वाई का मल्टीप्लाई होगा कितना आ जाएगा, 3y एफ एक्स वाई, और प्लस कितना आ जाएगा यहाँ से, वाई डेल एफ ओवर डेल वाई, ये हो गया, और ये सब बराबर है 0 के। e टू द पावर 2x प्लस 3y, ये 0 नहीं हो सकता, ठीक है, ये नॉन ज़ीरो क्वांटिटी होती है हमेशा, एक्सपोनेंशियल फंक्शन 0 नहीं होता है। तो बचा हमारे पास इतना बीच का फंक्शन। अब देखो, यहाँ पे एक्स डेल एफ ओवर डेल एक्स और वाई डेल एफ ओवर डेल वाई की वैल्यू कितनी है कि 4 है। तो हमारे पास कितना आ गया, 2x और यहाँ कितना है, एफ एक्स वाई प्लस 3y एफ एक्स वाई, और प्लस यहाँ कितना आया, 4f एक्स वाई, है ना, क्योंकि 4f है। तो इसको मैं सिंपली एक्स वाई ना लिखे 4f लिख लेता हूँ, तो यहाँ से आ जाएगा 2x प्लस 3y प्लस यहाँ आ जाएगा एक्स डेल एफ अपॉन डेल एक्स प्लस वाई डेल एफ अपॉन डेल वाई इक्वल टू आ जाएगा 4f इक्वल टू 0। यानी कि इसकी वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई टोटल, 2x प्लस 3y प्लस 4 प्लस 4 एफ को मल्टीप्लाई करके इक्वल टू 0, यानी कि हमारे पास ये आ जाना चाहिए। क्योंकि हमारा फंक्शन जो एफ एक्स वाई कैसा है, एक नॉन जीरो फंक्शन था, ठीक है। तो ये हम अगर एफ नॉन जीरो हो जाएगा, सिंस एफ इज नॉन जीरो, अगर एफ हमारे पास कभी भी जीरो नहीं हो सकता, तो ये पार्ट जीरो होगा। तो 2x प्लस 3y ऑल द पॉइंट्स ऑन द लाइन गिवन बाई, है ना। तो कह रहा है कि तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, बी आ जाएगा, ठीक है। अब हम देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन तो काफ़ी आसान था, है ना। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18 के बाद क्वेश्चन नंबर 19। तो ये क्वेश्चन कर सकते हैं, देखो ये हमारे पास क्या दी है, एक हमारे पास पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन दी है। अगर इसको हम बहुत ध्यान से देखें तो हमारे पास ये कौन सी फॉर्म है, ये हमारी फॉर्म है a u x x प्लस b u
एक्स वाई प्लस सी यू वाई वाई, है ना, प्लस कुछ आता था डी यू एक्स प्लस यू वाई, है ना, इक्वल टू जीरो। हमें उससे कोई लेना देना है नहीं। हमें कुल मिला के इसको चेक करना है कि एलिप्टिक है, हाइपरबोलिक है ना, या फिर हाँ दो ही चीज़ें चेक करनी। तो इसके लिए हम क्या चेक करते हैं, हम इसका चेक करते हैं डिस्क्रिमिनेंट यार इक्वेशन का। कैसे चेक करते हैं, हम फार्मूला लगाते हैं यहाँ से। देखो सिंपली हमें कुछ नहीं करना है, यहाँ से उठा के फार्मूला लगा देना है। फार्मूला क्या है, बी स्क्वायर माइनस 4ac इजकल टू, यानी कि बी स्क्वायर माइनस 4ac कैलकुलेट कर लेना है हमें। जो इसका डिस्क्रिमिनेंट होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac, इसको कैलकुलेट करेंगे। अगर इलिप्टिक है, देखो अगर ये लेस देन जीरो आता है इम्प्लाई करता है इलिप्टिक। ठीक, अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac क्या आ जाए, लेस देन जीरो आ जाए तो इलिप्टिक। और अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन जीरो आ जाए तो हाइपरबोलिक। ठीक, और अगर इक्वल टू जीरो आता है तो पैराबोलिक। लेकिन यहाँ पे हमसे दो ही पूछा तो हम दो ही को देख के चलेंगे। अब देखो हमारा मेन पर्पस क्या है, बी स्क्वायर माइनस 4ac कैलकुलेट करना। बी स्क्वायर मतलब ये जो हमारा होगा ये क्या है, देखो डेल स्क्वायर के ऊपर डेल डेल बाई, इसका जो कोफिशिएंट है ये भी होता है हमेशा। ठीक है, याद रखो। ये जो हमारे पास है ये वाला पार्ट ये ए है और ये ना सी है। ठीक, साइन का बहुत ध्यान रखना वरना गलत हो जाता है क्वेश्चन। अब देखो बी स्क्वायर करूँगा तो कितना आएगा यहाँ से, 4x स्क्वायर 1 - y स्क्वायर का होल स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 4a यानी कि 1 + x स्क्वायर एंड c यानी कि 1 - y स्क्वायर। ठीक है, अब देखो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, कर सकते हैं इसको सॉल्व। कितना आएगा ये, इसको सॉल्व करेंगे। देखो 1 - y स्क्वायर तो यही है यहाँ से, तो 1 - y स्क्वायर को एक बार कॉमन ले लेते हैं और 4 को भी ले लेते हैं। तो 4 1 - y स्क्वायर हो गया कॉमन। ठीक है, कितना बचेगा, यहाँ बचेगा x स्क्वायर 1 - y स्क्वायर और माइनस माइनस वन माइनस का 1 + x स्क्वायर। ठीक, तो यहाँ से कितना आ गया 4 1 - y स्क्वायर, है ना, और कुछ कटेगा इससे, x स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, शायद x स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाए ना। तो यहाँ से अगर हम देखें तो x स्क्वायर माइनस x स्क्वायर y स्क्वायर -1 - x स्क्वायर, तो x स्क्वायर से x स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये माइनस बाहर आ जाएगा। तो 4 यानी कि माइनस का 4 1 - y स्क्वायर और यहाँ कितना आएगा 1 + x स्क्वायर y स्क्वायर। अब देखो अब इसको कैसे करेंगे। अब अगर एलिप्टिक कब होगा, जब ये वैल्यू क्या आ जाएगी, लेस देन, है ना, एलिप्टिक इन द रीजन। ठीक, लेस देन जीरो पे एलिप्टिक, तो ये वैल्यू लेस देन आएगी। इसका मीनिंग क्या हुआ, लेस देन कब आएगी ये वैल्यू, यहाँ पे माइनस भी लगा है। तो इसको चाहे तो मैं यहाँ से साइन चेंज कर सकता था, यानी कि y स्क्वायर -1 कर देता, बेटर हो जाता है ना। चलो इसको ये कर लेते हैं। तो यहाँ से मैं इसको क्या करता हूँ, एक बार के लिए इसको मान लेता हूँ ये 4 और यहाँ पे क्या है y स्क्वायर -1 है। लेस देन जीरो कब होगा यहाँ से। ठीक है, तो अब देखो इसको कैसे चेक करेंगे। देखो अगर मैं यहाँ से ये बोलूँ कि, क्योंकि यहाँ देखो x स्क्वायर y स्क्वायर, ठीक है, एक्स स्क्वायर का मतलब हो गया कि x पॉजिटिव हो गया, y स्क्वायर मतलब y भी पॉजिटिव है। ठीक, और 1 तो पॉजिटिव है, ये तो ये जो पूरी क्वांटिटी है तो कैसे ये पॉजिटिव है। अब जो हमारे पास था, जैसे कि अगर इलिप्टिक होगा या हाइपरबोलिक जो भी होगा, ठीक है, वो डिपेंड करेगा किस पे, y स्क्वायर -1 पे। ठीक, तो इलिप्टिक का केस क्या बनेगा, देखो हमारे पास अगर जैसे कि हम चेक करें किसके लिए, मॉड ऑफ y ग्रेटर देन 1 के लिए। ठीक है, मॉड ऑफ y लेस देन 1 के लिए, मॉड ऑफ y ग्रेटर देन 1 के लिए, है ना। तो अगर मैं मॉड ऑफ y ग्रेटर देन 1 के लिए चेक करता हूँ, सपोज दैट मॉड ऑफ y ग्रेटर देन 1, इसका मीनिंग क्या हुआ, देखो मॉड ऑफ y ग्रेटर देन 1, अगर मैं दोनों तरफ का स्क्वायर कर दूँ यहाँ से कितना आ जाएगा, y स्क्वायर ग्रेटर देन 1, यानी कि y स्क्वायर -1 क्या है, एक तरीके से ग्रेटर देन किससे है, जीरो से। ठीक है, और अगर y स्क्वायर -1 ग्रेटर देन जीरो हो गया तो इसका मीनिंग क्या हुआ, ये पूरी क्वांटिटी कैसी हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी, वो तो पॉजिटिव था ही। और अगर ये 4, ठीक है, यानी कि अप्लाई करता है कि 4 और यहाँ पे कुछ आएगी पॉजिटिव क्वांटिटी और ये भी पॉजिटिव है,
यानी कि सभी क्या हो रहा है, ग्रेटर देन जीरो आ रहा है। अगर ग्रेटर देन जीरो आता है तो क्या मिलता है हमें, हाइपरबोलिक। तो हाइपरबोलिक तो करेक्ट है, यानी कि जो बी स्टेटमेंट था वो करेक्ट है। और हमारे पास जो सी है वो गलत हो जाएगा, क्योंकि वाई ग्रेटर देन पे इलिप्टिक नहीं मिलेगा। हाइपरबोलिक इन द रीजन, क्योंकि हमारे पास हाइपरबोलिक ये वाली रीजन में मिल जाएगा तो ये गलत हो जाएगा। बचा इलिप्टिक इन द रीजन मॉड वाई लेस देन इक्वल टू वन। देखो लेस देन वन को हम एक बार चेक कर सकते थे ना, मतलब कि अगर लेस देन वन होता खाली तो मॉड ऑफ वाई लेस देन वन, यानी कि स्क्वायर कर देते हैं, तो वाई स्क्वायर लेस देन वन यानी कि वाई स्क्वायर माइनस वन लेस देन जीरो आ जाता। करेक्ट है। अगर वाई स्क्वायर माइनस वन लेस देन जीरो आ जाता तो फिर पूरी क्वांटिटी निगेटिव हो जाती तो इलेक्ट्रिक बन जाता। बट जब हम यहाँ पे इक्वल वन पे चेक करेंगे अगर, तो भैया मॉड ऑफ वाई इक्वल टू वन रखोगे जैसे तो वैल्यू जीरो हो जाएगी। इसलिए ये ऑप्शन इनकरेक्ट हो जाएगा कि वहाँ पे पैराबोला बनेगा ना कि इलिप्स। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। तो हमारे पास आंसर आ गया इसका बी। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19 के बाद 20। ठीक है, अब 20 के बाद के क्वेश्चन जो होंगे नेक्स्ट वीडियो में होंगे, क्योंकि 1 घंटे का वीडियो ऐसे ही हो चुका है। 1 घंटे 15 मिनट, तो 20 मिनट तक पहुँच जाएगा करीब। अब देखो इसको करते हैं। ये हमारे पास क्या है, डेल यू अपॉन डेल टी इज इक्वल माइनस का डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो। ये हमारे पास क्या है, ये हीट इक्वेशन है। डेल यू अपॉन डेल टी माइनस का डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो। हीट इक्वेशन दे रखी है यू ए कोमा टी, और हमारे पास देखो क्या देखा, यू जीरो कोमा टी, यू ए कोमा टी पे वैल्यू जीरो है, और यू एक्स कोमा जीरो इज इक्वल टू कितना है, साइन ऑफ 4x कॉस ऑफ 3x। तो क्या मैं इसको साइन या कॉस के फॉर्म में कन्वर्ट कर सकता हूँ किसी में, इसको क्या कर लो तुम प्लस के फॉर्म में, है ना। जब भी इस टाइप का फॉर्मूला दिखाई दे तो उसको सबसे पहले क्या करना है, ऐसे ही इसको सॉल्व नहीं करना, ठीक। इसको मैं सबसे पहले कन्वर्ट कर लेना है, वो वाले फॉर्मूले नहीं होते थे, टू साइन ए, जैसे लिखा टू साइन ए कॉस बी, तो इसका क्या बन जाएगा, टू साइन ए कॉस बी, साइन ए प्लस बी प्लस साइन ऑफ ए माइनस बी, ये बन जाएगा। ठीक है, इसको जरा बना के देखते हैं। टू साइन ए कॉस बी करना है तो यहाँ से कितना आ जाएगा, 1/2 नीचे हो जाएगा, 1/2 नीचे होगा, और यहाँ पे साइन ए प्लस बी का मतलब हो गया साइन ऑफ 7x प्लस 4 - 3 साइन ऑफ एक्स। ठीक। अब हमें क्या करना है, सिंपली इसके ऊपर क्या लगा देना है, जो हमारे पास फॉर्मूले थे। ठीक है, अगर हमारे पास हीट इक्वेशन में सॉल्यूशन आता है किसका, ये आता है, ठीक है। डेल डेल यू अपॉन डेल टी माइनस डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर इक्वल टू जीरो आ रहा है, यू ए कोमा टी यानी कि यू जीरो कोमा टी, ए कोमा टी इक्वल टू जीरो है। और यू ऑफ एक्स कोमा जीरो कितना है, और हमारे पास अगर ऐसा हो कि यू एक्स कोमा जीरो हो जाए साइन ऑफ एक्स के, देन इसका सॉल्यूशन क्या होता है, देन यू एक्स कोमा टी इक्वल टू होता है ई की पावर माइनस का एन स्क्वायर सी टी साइन ऑफ एन एक्स। ठीक है, तो इस फॉर्मूले के थ्रू अगर हम देखें तो एन की, यहाँ देखो सी की वैल्यू कहाँ है, डेल यू अपॉन डेल टी माइनस सी डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर, सी की वैल्यू यहाँ से वन मिल गई। कंपेयर कराएं, सी की वैल्यू वन आ जाती है, क्योंकि ये क्वेश्चन बनती थी ना, डेल यू ओवर डेल टी माइनस सी डेल स्क्वायर यू ओवर डेल एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो। तो सी की वैल्यू कितनी आ गई, वन। सी की वैल्यू वन आ गई तो यहाँ से रखेंगे इसको, यू एक्स टी इज इक्वल टू ई टू द पावर एन स्क्वायर। एन की वैल्यू क्या है, एन हमें देखना है यहाँ से, ठीक है। एक बार हमें ये वाला लेना है, एक बार एन यहाँ से लेना है। तो एन एक बार कितना है देखो, इसको सॉल्व करने के बाद 7 आया है, तो ई टू द पावर माइनस एन स्क्वायर माइनस की, यानी कि माइनस का 49 टी साइन ऑफ 7x। ठीक, प्लस कर दिया, ई टू द पावर माइनस का एन स्क्वायर सी टी, मतलब कि ई टू द पावर माइनस का टी, एन की वैल्यू वन हो जाएगी, और साइन ऑफ एक्स इतना। ठीक है, तो यू एक्स कॉमा टी इक्वल टू कितना आएगा, ई की पावर -49 पूरे से अगर मैं कॉमन ले लूँ, यू एक्स कॉमा टी ई टू द पावर माइनस का 49 टी पूरे से कॉमन ले लिया, तो यहाँ कितना आया, साइन ऑफ 7x प्लस ई टू द पावर 48 टी साइन ऑफ एक्स। हमें किस पे वैल्यू चाहिए, हमें वैल्यू चाहिए π/4 कॉमा टी पे। एक्स इज टू π/4 रखना है, एक्स इज टू π/4 रख दो कॉमा टी रख दो, यहाँ आ जाएगा ई टू द पावर माइनस का। अच्छा, एक और चीज़ है कि मेरे पास पूरे सॉल्यूशन में क्या चल रहा था, 1/2 ही चल रहा था, है ना।
इस पूरे सॉल्यूशन के अंदर जो भी यहाँ से 1/2 तो चलेगा ही चलेगा, है ना। ये जो आएगा नीचे यहाँ पे 1/2 आएगा, यहाँ पे 1/2 आएगा, और यहाँ भी 1/2 आएगा। तो e टू द पावर माइनस का 1490 तक करेक्ट है। यहाँ तो उठाएंगे साइन 7 पाई/4 प्लस e टू द पावर 48t साइन पाई/4, साइन पाई/4 की वैल्यू 1/√2। ठीक है। अगर यहाँ पे हम देखें तो इसको कितना हो जाएगा, 4 × 4 3 बचता है, यानी कि साइन ऑफ 2 पाई माइनस पाई/4, ये हो जाएगा ना साइन ऑफ 2 पाई माइनस पाई/4। साथ में 8 एक, हाँ ठीक है सर। ठीक है, तो 2 पाई माइनस पाई/4 का मतलब कितना हो गया, साइन ऑफ पाई/4 आ गया। तो फिर ये कितना आ जाएगा यहाँ से, e टू द पावर माइनस का 1490 ओवर 2 और √2, क्योंकि यहाँ से भी कितना आ जाएगा, 1/√2 बाहर हो जाएगा। तो यहाँ आ गया 1 प्लस e टू द पावर 48t। तो हमारे पास आंसर कौन सा करेक्ट है, सी आंसर करेक्ट होना चाहिए ना। ये करेक्ट होना चाहिए आंसर। देखो यहाँ पे क्या कर दिया मैंने, पूरा क्वेश्चन करने के बाद आखिरी में यहाँ पे भारी मिस्टेक कर दिया, आंसर देखा तो पता चला ना। यहाँ पे क्या गलती हो गई है, जो यहाँ साइन ऑफ पाई/4 वो 7 पाई/4 होता है ना, थोड़ा सा देखो यही मिस्टेक हो जाती है पेपर में एग्जाम टाइम पे, है ना। दिमाग काम नहीं करता है। तो यहाँ से आ जाएगा साइन ऑफ, ये हो गया हमारे पास कितना, 4 × 1 = 4, यानी कि पाई प्लस 3 पाई/4। ठीक। या फिर हम ये लिख सकते थे, अगर हमें पता है साइन ऑफ, हमने चलो 2 पाई लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं है, साइन ऑफ 2 पाई माइनस पाई/4। लेकिन जब 2 पाई माइनस पाई/4 करोगे तो साइन 2 पाई माइनस थीटा किस पे आता है, वो फोर्थ क्वाड्रेंट पे आता है। यहाँ पे साइन हमारा क्या होता है, निगेटिव आता है, यानी कि हमारी जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, माइनस का साइन ऑफ पाई/4 आएगा यहाँ से। ठीक है। जब माइनस का साइन पाई/4 आएगी तो ये वैल्यू माइनस की आनी चाहिए थी। तो e टू द पावर माइनस का 1490/2, है ना, और यहाँ कितना आएगा, माइनस का 1/√2 प्लस का e टू द पावर 48t ओवर √2। अब ठीक है, यानी कि हमारे पास क्या आ जाएगा, e टू द पावर माइनस का 1490/2√2 एंड 1 माइनस e टू द पावर 48t। ठीक। तो मतलब पूरा क्वेश्चन सही करने के बावजूद आखिरी में क्या कर दिया, क्वेश्चन गलत कर दिया। ठीक है। तो आंसर इसका क्या हो जाएगा, ए करेक्ट आंसर। ये वाला करेक्ट नहीं, ये भी इनकरेक्ट है, ये भी करेक्ट है, ये भी गलत है। ठीक। तो पहला आंसर हमारा करेक्ट है। देख लेना इसको, सही है ना। 1 e की पावर 48t, एक सेकेंड, 1 माइनस, ये तो प्लस के चल रहा था ना यहाँ से, तो फिर देखो ये गलत करना है भी। अरे माइनस यहाँ पे आना चाहिए। तो e टू द पावर 48t -1, e टू द पावर 48t -1, ठीक है, तो यही करेक्ट आंसर है। ठीक। अब देखो, देखते हैं इसके बाद, अब इसके बाद के जो क्वेश्चन है वो नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ठीक है। तो अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब और कमेंट करें, और दोस्तों को शेयर करें जिससे उनको भी हेल्प मिल सके। ये वाला पूरा जो गेट का पेपर है, इसको पूरा सॉल्यूशन आपको इसके 1-2 पार्ट में नेक्स्ट वाले मिल जाएगा। ठीक है। तो सब्सक्राइब जरूर करें चैनल को, ताकि ऐसे ही बढ़िया बढ़िया वीडियो देखने को मिलता रहे।